राजेश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेशन का प्रारंभ करें। तो काइंडली स्टार्ट द सेशन। वी हैव नंबर ऑफ पीपल हु हैव जॉइन्ड दिस कॉल, सो आई थिंक वी शुड बिगिन। जी, धन्यवाद सही साहब। सभी को नमस्कार। कुछ पावन लक्ष्यों को लेकर आयोजित आज के इस महापर्व, इस वेबिनार में जितने मौजूद महानुभाव हैं, मैं आप सभी का वंदन और अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मेरा प्रणाम, सलाम और नमस्कार। और इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मैं अपना परिचय आप लोगों को दे दूं। मैं राजेश श्रीवास्तव हूं, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग में डेप्यूटी डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि जिंदगी में हर किसी आदमी का कोई ना कोई लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर आदमी अपनी हैसियत और अपनी हिम्मत के हिसाब से आगे बढ़ता है। कुछ को आसान रास्ते मिलते हैं, कुछ को मुश्किल रास्ते मिलते हैं। हर कोई उन रास्तों पे चलता है, लेकिन जिंदगी में जब तक लक्ष्य हासिल ना कर लें तब तक आप ये नहीं कह सकते कि जिंदगी में आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जिंदगी अनिश्चितताओं का नाम है। हम लोग आगे चलते जाते हैं और जिंदगी में कभी रास्ते बड़े सरल मिलते हैं, कभी तूफान आते हैं तो कभी आपदाएं। और जिंदगी में जब आपदाएं आती हैं तो ये भी सच है कि कुछ नए रास्ते भी खुलते हैं। और जब नए रास्ते खुलते हैं तो हर संकट एक अवसर भी लेकर आता है और एक नया रास्ता भी खोलता है, एक नई दिशा भी दिखाता है। हर आदमी को एक सपना संजोने का अवसर भी देता है। हर आदमी एक सपना भी देखता है। अगर मैं अपने पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के शब्दों में कहूं तो सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। हमारी टीम जो आज के इस प्रोजेक्ट से जुड़ी है, इसने भी कभी एक सपना देखा था और आज लगता है उस सपने के साकार होने का वक्त आ गया है। और उसी वजह से आज आप सब लोग इस मंच पर हैं, हम इस मंच पर हैं। और ये जो सपना था, ये बहुत बड़े लक्ष्य को, बड़े गोल्स को लेकर देखा गया था और कोशिश की जा रही है कि उन लक्ष्यों को हासिल करें, उन सपनों को आज जमीन पर उतारें और उस दिशा में आगे बढ़े जाएं। इससे पहले कि मैं उन सपनों की बात करूं और उसकी कुछ पृष्ठभूमि के बारे में आपसे बात करूं, मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा कि आज हमारे साथ जो सब लोग महानुभाव जुड़े हुए हैं, उसमें हमारे 3 बड़े फैकल्टीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं श्री सईद वहाज रिजवी साहब, जो आकाश के एक्स फैकल्टी हैं फिजिक्स के, आपका स्वागत करता हूं। नमस्ते। और मैं आप सबसे चाहता हूं कि आप अपने ओर से सब उनका स्वागत करें। हमारे दूसरे फैकल्टी श्री फजल मोहसिन साहब हैं, जो एम्स और जी टॉपर हैं। आप एम्स में 19वीं रैंक और जी में 10वीं रैंक हासिल करके हमारे साथ आज जुड़े हैं और इस मिशन का बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे तीसरे फैकल्टी, जी सर आप कुछ कह रहे हैं? बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। और हमारे तीसरे फैकल्टी हैं सिद्रा गजाली साहब, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एनईटी और गेट टॉपर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं आईआईटी दिल्ली में। हमारे तीनों ये बड़े स्कॉलर्स आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनके विचारों को आगे सुनेंगे। मैं आप सभी तीनों अनुभवों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के भरपूर कोशिशों से, आप लोगों के मेहनत से और आप लोगों की जो विद्वता है, आपकी जो स्कॉलरशिप है, उससे आने वाले भविष्य में हम लोगों को, इस मिशन से जुड़े लोगों को और जिनके लिए ये मिशन शुरू किया जा रहा है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकेगा। मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री संत कुमार बुडानिया साहब का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, और मैं आपका भी स्वागत करता हूं। धन्यवाद, सभी महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद।
जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ या तो अभी जुड़ चुके हैं, मैं स्क्रीन पर देख नहीं पा रहा हूँ, और या अभी जल्दी हमसे जुड़ेंगे डॉक्टर अविनाश काकड़े साहब, जो कि डिप्टी रजिस्ट्रार हैं सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी के, और उनके अलावा डॉक्टर गिरीश्वर मिश्र जी, जो कि फॉर्मर वीसी हैं महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं सबसे ज़्यादा स्वागत करना चाहूँगा इस कार्यक्रम के संयोजक, और जिन्होंने इस मंच पर आप सबको लाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, श्री मनोज आबूसरिया का, जो इस समय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में ज्वाइंट डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। मनोज आबूसरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। तो जैसा कि मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि सपने जब हम देखते हैं तो सपने देखना बहुत जरूरी है मंजिलें पाने के लिए। जब तक आप सपने नहीं देखेंगे तो उन मंजिलों को हासिल नहीं कर सकते जो आप पाना चाहते हैं। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, आज का प्रोजेक्ट जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसको हम लोगों ने नाम दिया है मिशन एग्जाम मेंटर। ये एग्जाम मेंटर है। इसमें उन बच्चों के लिए हमारे फैकल्टीज और इससे जुड़े हुए लोग, उनकी डॉक्टर बनने में नीट 2021 का जो एग्जाम होगा उसमें सफलता हासिल करने के लिए बहुत तरीके से उनकी मदद करेंगे। आप जानते हैं कि देश में तमाम ऐसे परिवार हैं, ऐसे बच्चे हैं जो बड़े रिमोट हिस्सों में रहते हैं, बड़े दूर दराज के हिस्सों में रहते हैं। उनके पास ना तो तकनीक है, उनके पास ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन ना तो उनके पास संसाधन है, ना उनके पास तकनीक है, ना उनके पास इतना पैसा है, हैसियत है कि वो सब कुछ कर सकें। उनके पास हिम्मत है लेकिन हैसियत नहीं है। उनके पास हौसला है लेकिन सब कुछ करने के लिए संसाधन नहीं है। तो आज जो ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, उसका मकसद ही ये है कि हम ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए कुछ कर पाए, उनकी कोई मदद कर पाए। खास तौर पे इसमें जो प्रेफरेंस है वो ये प्रेफरेंस होगा कि जो बच्चे डिप्राइव्ड श्रेणी से हैं, थोड़े पॉवर्टी रिडन है, गरीब हैं, जिनके लिए इस तरह की परीक्षाओं का खर्चा उठा पाना संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है, उपेक्षित वर्ग से जुड़े हुए हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत योग्य होने के बावजूद किसी न किसी डिसेबिलिटी का शिकार है, जिसकी वजह से उनके मन में या तो हीन भावना है या उनके पास वो साधन उपलब्ध नहीं है कि वो ये सब हासिल कर सके। तो इस मिशन के तहत खास तौर पे इस तरह के बच्चों को सामने लाया जाएगा, इस तरह के बच्चों की मदद की जाएगी। लेकिन सिर्फ इतने ही नहीं, जो भी नीट 2021 के एग्जाम के लिए तैयारियां कर रहे हैं, ऐसे सभी बच्चे एस्पायरेंट्स इस कार्यक्रम से हमसे जुड़ सकते हैं। और जुड़ के जब वो इसमें सामने आएंगे तो हमारे फैकल्टीज और वो जो सब क्या करेंगे, हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। उनको एकेडमिकली और फाइनेंशियली दोनों तरह से ये मिशन उनकी सहायता करेगा। मैं इस विषय पर और बहुत ज्यादा ना बोलकर मैं चाहूंगा कि मनोज आबूसरिया जी, जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं और जिन्होंने बहुत मेहनत की है इस तरह के इस मिशन को सामने लाने में, और कई वर्षों से वो इस तरह के कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। मैं सबसे पहले सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्री मनोज आबूसरिया जी को, संयुक्त निदेशक पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, कि वे आए और इस मंच पर आकर हम सब लोगों को ये बताएं कि आखिर ये मिशन की शुरुआत कहाँ से हुई, उनके मन में ये विचार कैसे आया और क्या वो विशेष रूप से इस मिशन के तहत करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। श्री मनोज आबूसरिया। धन्यवाद श्री राजेश जी। श्री राजेश श्रीवास्तव जी एक अच्छे वक्ता हैं, एक अच्छे चिंतक हैं, एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे अधिकारी हैं। मेरा उनका लंबा एसोसिएशन है। आज मेरे जीवन का एक बहुत भाग्यशाली दिन है। आज वो दिन है दोस्तों जब हम कुछ विद्वान जनों के साथ बैठे हैं, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे कर्मठ लोग जिनके दिल में दूसरों को के लिए कुछ करने की तमन्ना है। उन लोगों का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, उनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ और उनको साथ में लेकर के
एक हम लोगों ने एक सपना सजोया। सपना ये था कि इससे पहले कि मैं सपने की बात करूं, मैं थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि बता देता हूं। जैसे राजेश जी ने कहा कि इसकी संकल्पना कहां से हुई, इसका बीज कहां से पड़ा। तो दोस्तों, मेरे लिए परम सौभाग्य का दिन है आज, जिनकी प्रेरणा से मैं यहां तक पहुंचा। वैसे महान पुरुष हमारे बीच में मौजूद हैं, उनकी प्रेरणाएं ही मेरी प्रगति का कारण बनी। इसलिए इसकी शुरुआत तो दोस्तों उसी दिन से हो गई थी जिस दिन से मैंने होश संभाला था, लेकिन इसका विधिवत रूप से बीजारोपण उस दिन हुआ जब मेरी बेटी नीट क्वालिफाई करके सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन लिया। इस दौरान, इस यात्रा में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग केवल इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। उनके पास सामने या तो जानकारी का अभाव होता है या उनके लिए कोई व्यक्ति प्रेरणा स्रोत नहीं होता उनके लिए। तो ऐसे लोगों को प्रेरित करने के लिए हमने ये मिशन शुरू किया। इसके 2-3 आयाम हैं। हम अभी इसकी गहराइयों में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हम इसके प्रारंभिक फेज में हैं, और हमारा उद्देश्य इस मंच पर यह घोषित करना है कि हम केवल और केवल 100 बच्चों से इस मिशन की शुरुआत करना चाहते हैं। वो 100 बच्चे कौन होंगे? जैसा कि राजेश जी ने कहा, हमारा टारगेट फोकस, हमारा टारगेट ग्रुप वो लोग होंगे जिनके पास साधन नहीं है, जो इस तकनीकी युग में भी मतलब रिमोट में रहते हैं, जिनके पास ज्ञान भरपूर है। और दूसरा ग्रुप हमारा वो लोग होंगे जिनके साथ किसी न किसी तरह की कोई न कोई शारीरिक विपत्ति है, कोई बाधा है, जिसकी वजह से भी वो आगे उस बैरियर को पार नहीं कर पाते। लेकिन इन सब के साथ में हम आपको ये आश्वासन देना चाहते हैं कि आज की तारीख में जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे, 100 बच्चों तक की हमारी कैपेसिटी है। 100 बच्चों को हम ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे, हम उनको ऐसे गुर सिखाएंगे। हमारी फैकल्टी बड़ी डेडिकेटेड है, जैसा कि आपने उनके परिचय से ही समझ लिया होगा। उनकी क्रेडेंशियल इतने जबरदस्त हैं कि उन्होंने आज परिणाम सामने रखे हैं। तो वो टीम अपने अनुभव के आधार पर उन बच्चों को ऑनलाइन मेंटरिंग करेगी उनकी, और उन्हें ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि कौन कौन सी बैरियर्स हैं जिनकी वजह से वो इस परीक्षा में वांछित परिणाम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं अभी तक। तो जो भी लोग हमें जुड़ेंगे, केवल 100 लोगों तक की हमारी क्षमता है, तो वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर हम उनको चयन करेंगे। और उसके बाद नीट 2021 के परिणामों के आधार पर हम उसका मूल्यांकन करके, हम अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन करके, हम अपनी संभावनाओं को तलाशते हुए इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। यह मिशन बेसिकली एक संस्थागत रूप तब लेगा जब इसके पास परिणाम होंगे, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, परिणाम के बिना आपकी बात पर विश्वास करना आम आदमी के लिए बहुत असंभव होता है। इसलिए पहले हमें परिणाम तैयार करने हैं, हमें मेहनत करनी है, और उस मेहनत के बल पर फिर हम आपके सामने एक कॉन्क्रीट ब्लूप्रिंट लेकर के प्रस्तुत होंगे। इस संस्था का जो इस मंच का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि देश में आज डॉक्टर्स की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए, उस दिशा में एक सार्थक प्रयास करने के लिए हम लोग ऐसे बच्चों को सामने लाएं जिनमें प्रतिभा है, जिनमें
कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, लेकिन वो किसी न किसी कारण से, किसी न किसी वजह से पीछे रह जाते हैं। तो उसके बाद इसका जो दूसरा चरण है उसको हम परिणामों के बाद एनालाइज करते हुए इसको हम आगे बढ़ाएंगे। पहले चरण के समाप्ति के बाद हमारा जो दूसरा फेज होगा उसमें हमारा यह प्रयास रहेगा कि कुछ बच्चों को गिवन क्राइटेरिया के आधार पर जो हमने तय किया, जो हमारी टीम आगे तय करेगी, हमारे शुभचिंतक हमें जैसा सुझाव देंगे, उसके आधार पर उनका चयन करने के बाद उन्हें एक अच्छा माहौल क्रिएट करके प्रदान किया जाएगा। उस माहौल में उन्हें रखा जाएगा, उस माहौल में उन्हें दुनिया की बेहतरीन एजुकेशन दी जाएगी। क्योंकि आप जैसा कि आप जानते हैं, मेडिकल के फील्ड में आज हमारे देश में बहुत सारे संस्थान काम कर रहे हैं। हम अपने प्रयासों से जितना कर पाएंगे उतना हम करेंगे। जहां हमें जरूरत पड़ेगी हम इन बड़े संस्थानों से भी कोलैबोरेशन करेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस होगा एक संस्कारवान पीढ़ी का निर्माण करना, एक ऐसे ग्रुप का तैयार करना हर साल जो देश की इस समस्या की निजात दिलाने में आगे से आगे बढ़कर योगदान दे। हम आज की तिथि में, आज की तारीख में इतना ही कह सकते हैं कि आज का दिन हमारे लिए एक पहली पायदान है, एक पहली सीढ़ी है, और उस सीढ़ी को हम याद कर पाए, इसलिए आज के दिन हम संकल्प लेते हैं, हम अपनी पूरी टीम के साथ ये संकल्प लेते हैं कि आज का दिन इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि ये पहला दिन होगा हमारे उस मंजिल, सपने की तरफ बढ़ने का, जो इस देश के लिए एक नई राह तैयार करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मेरे इस विचार से सहमत होंगे। जो भी व्यक्ति इस संबंध में हमें अपने विचार देना चाहें, उनका स्वागत रहेगा। आप हमारे ईमेल के थ्रू, आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू इस मिशन को आगे बढ़ाने में, इसको मूर्त रूप देने में हमें अपना मार्गदर्शन देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। यहाँ मुझे ये भी कहना है कि मेरे अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को डॉक्टर बनने के लिए मोटे मोटे तौर पर 3-4 चीजों की जरूरत होती है। पहला, हार्ड लेबर, नो डाउट, बिना हार्ड वर्क के तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन साथ में मेंटरिंग, उसको दिशा देने वाले लोग भी होने चाहिए, समर्पित लोग भी होने चाहिए जो उस कोज की, उसकी गहराई तक जाते हो। तीसरा, उनकी मॉनिटरिंग कि आए दिन बच्चा क्या करता है, क्योंकि दोस्तों आज के समय में विज्ञान और तकनीकी के इस युग में बच्चों के भटकने की बहुत संभावना रहती है। बच्चे डिविएट हो जाते हैं अपने पथ से, तो कंस्टेंट उनकी मॉनिटरिंग भी जरूरी है, तो उनको रोज प्रेरणा देने की भी जरूरत है, उनको फोस्टरिंग की भी जरूरत है। और इन दोनों चरणों को पूरा करने के बाद तीसरा आता है उनकी काउंसलिंग, क्योंकि नीट एक जटिल प्रक्रिया है और नीट में से गुजरने के लिए आपको एक अच्छे काउंसलर की भी जरूरत होती है। तो सौभाग्य से हमारी टीम में वो सारे कंपोनेंट मौजूद हैं जो एक व्यक्ति को सफल डॉक्टर बनाने में, उसको सफलता दिलवाने में, डॉक्टरी की तरफ बढ़ने में मदद देगी और उनकी सफलता सुनिश्चित करेगी। आज हम उस बात का भी प्रण लेते हैं। मैं अपनी पूरी एकेडमिक टीम के साथ ये घोषणा करता हूं कि मेरा जीवन इसी कोज के लिए समर्पित होगा और आज का दिन हमारे लिए समर्पण दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ इस महान यज्ञ में अपने आहुतियां देंगे और मैं समझता हूं कि ये कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो बहुत सारे अच्छे लोग
इसमें जुड़ते चले जाएंगे। मेरे जीवन की एक सफलता का एक राज मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे जीवन के हर मोड़ पर अच्छे अच्छे लोग हमेशा मिले। उन अच्छे लोगों ने मुझे साथ दिया और आज मैं यहाँ पर हूँ। जब मैं अपने व्यावसायिक जीवन की, अपने प्रोफेशनल लाइफ के फैग एंड पे हूँ, तो मुझे जब मैं व्हेन आई लुक बैक आई फाइंड माई सेल्फ a satisfied soul, a contented soul, only because of my hard labor and direction of right people at the right time. So मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह का ये कारवां आगे बढ़ेगा और हमारे जीवन का दूसरी इनिंग जो होगी वो सबके लिए एक यादगार अवसर होगा। हम देश के लिए कुछ कर पाएंगे, क्योंकि मुझे मोदी जी के वो शब्द हमेशा याद आते हैं जब मोदी जी ने कहा कि हमें देश के लिए मरने का तो सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन हमें जीने का सौभाग्य अवश्य मिला है। इसलिए आइए दोस्तों, आज हम एक महान यज्ञ की शुरुआत कर रहे हैं और इसकी सारी टेक्निकल बारीकियों को आपको समझाने के लिए मैं राजेश जी से अनुरोध करूंगा कि वे डॉक्टर रिजवी साहब को आमंत्रित करें। आप विद्वान हैं, आप स्वप्न दृष्टा भी हैं, आप सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देने के लिए तैयार रहते हैं, तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर रिजवी सर। धन्यवाद अबू सूर्य जी, आपने बहुत प्रेरणादायी वचन कहे और आपने ठीक कहा कि कड़ी मेहनत और समर्पण से क्या हासिल नहीं किया जा सकता, और हम तो देखते हैं आप स्वयं इसकी मिसाल हैं। और दूसरी बात, जब हम कोई चीज आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं और शुरुआत से ही हमारे साथ ऐसे लोग जुड़ जाएं जो इनका पर्यायवाची हो पहले ही, कि कड़े परिश्रम और मेहनत का पर्यायवाची हो, तो सफलता सुनिश्चित हो जाती है। जब हमारे पास ऐसे 3 बड़े मेंटर्स बैठे हुए हैं, सईद रिजवी साहब हैं, फजल मोहसिन साहब हैं और गजाली जी हैं, तो एक अच्छी शुरुआत तो हो ही गई है। और हम बिल्कुल आपसे सहमत हैं और आशा करते हैं कि जिस परियोजना की ओर, जिस लक्ष्य की ओर हमने कदम बढ़ाया है, हमारे इन सारे विद्वानों की बदौलत जरूर हम उसमें सफलता हासिल करेंगे। और मैं इसी सिलसिले में अपने पहले जो हमारे फैकल्टी हैं, पहले जो विद्वान हैं, उनको आमंत्रित कर रहा हूं। और उनको आमंत्रित करने से पहले जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप उनके विचारों को सुनने के बाद यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो या आप कुछ कहना चाहते हो, तो कृपया लिखित रूप से हमें उसमें थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट दे दें, ताकि हम बाद में समय आने पर आपको आमंत्रित कर सके आपके प्रश्न के लिए। मैं इस वक्त आमंत्रित करता हूं श्री सईद वहाज रिजवी साहब को। आप आकाश के एक्स फैकल्टी हैं फिजिक्स के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है श्री सईद वहाज रिजवी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत जरा नवाजी की हमारी। और मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। जब मैंने पढ़ाई शुरू की, थोड़ा सा मैं आपको अपना अगर फैमिली बैकग्राउंड बताऊं, तो मेरे पिताजी प्रोफेसर थे फिलोसफी के। मेरे दादा भी जो थे वो वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी में बिहार की। लेकिन क्या हुआ कि बहुत ही बचपन में हमारे पिताजी भी गुजर गए, हमारे दादाजी भी गुजर गए। मेरी आवाज आप सब लोगों तक पहुंच पा रही है राजेश जी? बिल्कुल आ रही है साहब, बिल्कुल आ रही है। ठीक है, तो मैं यही बात कहना चाहूंगा कि बचपन में मैं काफी बच्चा था तब हमारे पिताजी और हमारे दादाजी गुजर गए। और फिर मैंने, हमारा फैमिली बैकग्राउंड एकेडमिक फैमिली बैकग्राउंड था हमारे यहाँ। सारे ही लोग, मेरे नाना दादा पिताजी, सारे ही लोग एकेडमिक फील्ड से जुड़े हुए थे, तो घर में पढ़ने पढ़ाने का तो एक माहौल था। लेकिन अकस्मात मृत्यु हो जाने की वजह से काफी परेशानियों में हम लोग आ गए। फाइनेंशियल भी परेशानी, सोशल परेशानियां भी बहुत तरीके की थी। लेकिन उस माहौल के साथ भी हम लोगों ने काफी स्ट्रगल किया और जो कुछ थोड़ा बहुत हम लोग कर सके वो करने की कोशिश की। लेकिन अपनी जिंदगी में हमेशा अलग अलग मोड़ पर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अगर हमारे पास एक गाइड होता और एक मेंटर होता
तो शायद जितनी मेहनत हमने की उस मेहनत में हमने जितना अचीव किया उससे कहीं ज्यादा हम अचीव कर सकते थे। और दिशाहीनता की वजह से अक्सर समय नष्ट किया हमने, और दिशाहीनता की वजह से कुछ ऐसे कामों पे ज्यादा फोकस किया कि शायद जिन कामों के को छोड़ के दूसरे काम करते तो उससे आउटपुट ज्यादा बेहतर आता। तो हिट एंड ट्रायल मेथड कर करके काफी कुछ हम लोगों ने अचीव किया, लेकिन हमें इस चीज का कोई अफसोस नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिला। और मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया जबकि मैं ग्रेजुएशन में था, और हमारे कॉलेज में इस्कॉन वालों ने एक भगवत गीता कॉन्टेस्ट रखा था। तो उस वक्त तो फॉर्मेटिव ईयर्स थे हमारे, लेकिन हमने कहा कि चलो भगवत गीता कॉन्टेस्ट है, हम भी ज्वाइन करते हैं। तो हमने उस कॉन्टेस्ट को जब कहा कि ज्वाइन करते हैं, उसमें हम लोगों को भगवत गीता दी गई और एक सिलेबस दिया गया। तो मेरी ये आदत थी कि मैं जो कुछ भी मिलता था उसको पढ़ता जरूर था। तो मैंने भगवत गीता जिंदगी में पहली बार पढ़ना स्टार्ट कर लिया, ऐसे ही बस यूं ही। एक चीज जो मेरे दिमाग में अटक गई उस वक्त से लेके अब तक, जो एक श्लोक था भगवत गीता का, वो था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलाकर्मा हेतुर्भर्मते संगोस्तम। क्या बात है। काम ही करना आपकी नियति है। आपके जीवन का जो सार है वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप कर क्या रहे हैं। यू आर वॉट यू डू, यू आर नॉट वॉट यू से, यू आर नॉट वॉट यू थिंक, यू आर नॉट वॉट यू वॉन्ट, यू आर वॉट यू डू। और उसका जो आउटपुट है, अगर आप आउटपुट को डिटरमाइन करने के बाद एक्शन करने की सोचेंगे तो शायद आप कभी एक्शन नहीं कर पाएंगे, आप अकर्मण्यता की ओर बढ़ जाएंगे। जब मैंने टीचिंग शुरू की और जब मैं इस प्रोफेशन में आया टीचिंग के, तो मैंने कभी ये नहीं देखा कि पहली बात तो मुझे आज तक कोई खराब स्टूडेंट नहीं मिला जिंदगी में जिसके बारे में मैं ये कह सकूं कि भाई ये स्टूडेंट अच्छा नहीं है। सारे स्टूडेंट अच्छे रहे और हर स्टूडेंट अलग रहा। और ये भी बात मुझे इस बात से पता चलती है कि मैंने एक बार एक कोट पढ़ा था आइंस्टाइन का, कि उसने कहा था कि एवरीबॉडी इज अ जीनियस बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री इट विल लिव इट्स होल लाइफ थिंकिंग दैट इट इज स्टूपिड। अब आइंस्टाइन जैसे जीनियस ने जब ये बात कही कि हर कोई जीनियस होता है, जरूरी ये बात समझना है कि आप क्या किसी मछली से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि वो पेड़ पे चढ़ के दिखाए कि भाई तुम कितना आसानी से पेड़ पे चढ़। मछली का लगता है। तो मुझे कभी कोई स्टूडेंट खराब इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोच भी सकता हूँ, समझ भी सकता हूँ। और पढ़ाने का मतलब जहां तक कि मुझे समझ में आया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, द जॉब ऑफ अ टीचर इज नॉट टू टेल अ स्टूडेंट व्हाट टू थिंक बट हाउ टू थिंक। हम किसी स्टूडेंट को के माइंड को कंट्रोल करके ये नहीं बता सकते कि उसको क्या चीज सोचनी है, उसको सोचने का तरीका क्या होना चाहिए, एटीट्यूड क्या होना चाहिए। इस चीज को इंस्पायर कर सकते हैं। एक टीचर का सबसे बड़ा काम होता है इंस्पायर करना, मोटिवेट करना और एक सही दिशा दिखाना। हमारे जो जर्नी रही उस जर्नी में हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, जब हमारा सामना हुआ उनसे, जब हमने उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश की, तो उनको अक्सर वो लोग समझते थे कि हमने इस चीज में हम नहीं कर पाए, हम ये नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। और उस चीज से अक्सर वो ये डिटरमाइन करने लग जाते हैं कि वो शायद कुछ कर नहीं सकते। मैं एक बहुत महान इंसान की बात बताना चाहूंगा हिस्ट्री के बारे में। एक आदमी था कि जिसने 1832 में एक जॉब करने की कोशिश की, उसको जॉब से निकाल दिया गया।
फिर उसने कोशिश की कि इलेक्शन जीते, वो इलेक्शन हार गया। फिर उसने बड़ी मुश्किल से 1 साल बाद एक बिजनेस शुरू किया, वो बिजनेस फेल कर गया। 2 साल बाद 1835 में उसकी जो होने वाली वाइफ थी उनकी डेथ हो गई। नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, डिप्रेशन में चला गया। फिर उसने फिर से अपना कमर कसी और कोशिश की कि वो हाउस स्पीकर की अमेरिका में नौकरी करने की कोशिश करे, वहां पे उसने लड़ा, वो भी हार गया। कोई उसको किसी तरीके की सफलता ही नहीं मिल रही थी। फिर कांग्रेस, जो अमेरिका के 2 हाउसेज होते हैं, सेनेट और कांग्रेस, उसने कांग्रेस के लिए फिर से इलेक्शन लड़ा 1843 में, वो भी हार गया। 1848 में उसने रिपब्लिकन पार्टी के नॉमिनेशन के लिए कोशिश की, वो भी हार गया। सीनेट के लिए लड़ाई की, वो भी हार गया। लेकिन 1860 में जाके वो इंसान प्रेसिडेंट के तौर पे चुना गया और उसका नाम था अब्राहम लिंकन। तो अब्राहम लिंकन ने जो सक्सेस देखी, उस सक्सेस से पहले बहुत सारे फेलियर्स देखे, लेकिन वो फेलियर्स की आंधियों में हारा नहीं। और एक बहुत बड़ा किस्सा मुझे याद है कि एक बार एडिसन ने अपना एक बहुत बड़ा सा रूम बना रखा था, जिस रूम में बहुत उनके आविष्कार रखे हुए थे, और लोग जाके एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि आप आखिर इतना आविष्कार कैसे कर लेते हैं, कैसे आप इतना सक्सेसफुल, इतने ज्यादा कैसे हो पाया। तो उसने कहा कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं सक्सेसफुल कैसे हूँ। जो उनका एक शोरूम था जहां उनके सक्सेसफुल आविष्कार थे, उसी के बगल में एक बहुत बड़ा सा गोदाम था, जिस गोदाम में बहुत कबाड़ रखा हुआ था। उन्होंने कहा, ये कबाड़ देख रहे हो? बहुत बड़ा कबाड़ है ये तो बोला कि ये कबाड़ नहीं है, ये वो फेलियर्स हैं जिन फेलियर्स ने मुझे उन सक्सेस तक पहुंचाया। तो ये हम अपनी जिंदगी के बारे में या फ्यूचर के बारे में, या क्या सही है क्या गलत है, इस बात को समझने के लिए हमें जरूरी है इस बात की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि पाथ टू सक्सेस इज रिडल्ड विथ फेलियर्स। आपको हारने में, आपको फेल करने में निरंतर आपको फेल करते जाना है और फेलियर से सीखते जाना है। If you are failing at doing something, you are learning how to fail, and you are expected not to commit that same mistake again, and that is the way. That is how you move ahead. That is how you achieve success in life. नीट प्रिपरेशन में एक बहुत बड़ा इशू ये आता है कि नीट का कंपटीशन बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है, और बहुत सारे बच्चे इनिशियली ये सोच के छोड़ देते हैं कि वो तैयारी नहीं कर सकते, उनसे हो नहीं पाएगा, उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है, शायद उनके अंदर वो सलाहियत नहीं है कि वो वहां तक पहुंच पाए, वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। लेकिन जहां तक कि मैंने देखा है जिन बच्चों को कंपटीशन निकालते हुए, रिसोर्सेज आज की डेट में इतने अवेलेबल हैं, इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं हमारे पास कि जिन चीजों की बेसिस पे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि कोई भी बच्चा इंडिया में कहीं भी बैठ के नीट का एग्जाम क्लियर कर सकता है। लेकिन उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए जरूरी है बहुत ही रोबस्ट गाइडेंस। एक एक लम्हे पर, एक एक कदम पर उसको ये बात बताई जाए कि तुम्हें क्या करना है, और उससे ज्यादा जरूरी ये बताना है कि क्या नहीं करना है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं कि कुछ बच्चे जब नीट की तैयारी शुरू करते हैं तो वो इतना ज्यादा पढ़ते हैं और इतनी ज्यादा चीजों को स्टडी कर लेते हैं कि जिन चीजों की जरूरत नहीं होती। आपके माइंड में इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि आपके रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन उस क्लाउड ऑफ इंफॉर्मेशन में छिप जाती है और वो टाइम पे रिट्रीव नहीं हो पाती है। 3 घंटे में आपको 180 क्वेश्चन करना होता है, एक क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर करना होता है। और अगर आप पिछले रिजल्ट्स को देखें तो 700 के ऊपर बच्चे स्कोर कर रहे हैं, 720 में। तो अब आप ये सोचिए कि अगर आपको 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन करना है, वो भी सही क्वेश्चन करना है, और इतना बड़ा सिलेबस है, तो उसमें अगर आपके पास नीडलेस इंफॉर्मेशन होगी, जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, तो जाहिर सी बात है कि आप गलतियां ज्यादा करेंगे।
आपके पास गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे। और बच्चे नीट की प्रिपरेशन करने के साथ साथ अक्सर वो आईआईटी लेवल की तैयारी करने लगते हैं। इन सारी चीजों को अगर गाइड ना किया जाए, रोका ना जाए कि बेटा अभी ये काम मत करो और अभी ये काम करो, तो वो अक्सर मेहनत करके भी सक्सेस अचीव नहीं कर पाते। बड़ी बड़ी कोचिंग्स अवेलेबल हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिनके ऊपर बच्चे जाते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं। वो खुद काफी मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में वो स्टूडेंट्स आते हैं जो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो ऑलरेडी किसी लेवल पर पहुंच चुके हैं। तो हमारा मकसद ऐसे बच्चों को टारगेट करना है, ऐसे बच्चों तक पहुंचना है कि जो शायद कहीं पीछे छूट जा रहे हैं, जिनके अंदर कैपेसिटी है और वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पा रहे। और अगर उनको गाइडेंस अवेलेबल होता है तो हमारे एक्सपीरियंस से हम ये बात कह सकते हैं कि 2 से 3 महीने के अंदर एक बच्चा जो 450 से 500 नंबर स्कोर कर रहा है आपके मॉक टेस्ट में, वो अगर 1 से 2 महीने के अंदर अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो वो कम से कम 100 से 150 नंबर अपना स्कोर बढ़ा सकता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, बच्चे मोटिवेशन लूज कर देते हैं, क्योंकि जब वो शुरू में पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त उन्हें लगता है कि हम कर लेंगे, हमको करना है, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। बीच में आधे रास्ते पहुंचने के बाद उनके बैकलॉग्स बढ़ जाते हैं, उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते हैं कि जितना उन्होंने सोचा होता है। वो दूसरों को देख के भी सोचते हैं कि भाई वो तो ये कर रहा है, ये तो वो कर रहा है, और वो होप लूज कर देते हैं। और जिस वक्त उन्होंने होप लूज कर दी, उम्मीद लूज कर दी, उन्होंने अपना टाइम गंवाना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए, हथियार डाल दिए। ऐसे मौके पे ये वही मौका होता है जहां पे उनको जरूरत होती है कि कोई कहे कि तुम किस भुलावे में हो, तुम तो अभी बिल्कुल बाउंड्री पे खड़े हो, तुम तो बिल्कुल घुसने वाले हो मैदान में, मेडिकल फील्ड तुम्हारे इंतजार कर रही है, तुम कहाँ हो, तुम थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आगे निकल जाओ। ये कोई कहने वाला होना चाहिए। अब अक्सर क्या होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से ये बात कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका असर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि पेरेंट्स हैं, ये क्या जानेंगे। तो मैं हमेशा ये काम करता हूं कि अपने जो मेरे बच्चे हैं जिनको कि मैं पढ़ाता हूं, जहाँ पे मैं क्लासेस लेता हूं, मैं उन बच्चों को हमेशा अपने सक्सेसफुल बच्चों के साथ कनेक्ट करता हूं। मैं उनकी बात करवाता हूँ उनसे कि देखो तुम इस बच्चे से बात करो, ये बच्चा जो है मेरा एम्स में, ये बच्चा मेरा मौलाना आजाद में, ये बच्चा आईआईटी में, तुम इससे बात करो। तो जब वो बच्चे हमारे ऐसे सक्सेसफुल कैंडिडेट से इवन 10 मिनट के लिए भी बात कर लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अरे मेरा और उनका तो लेवल सेम है। आज की डेट में जहां पे मैं खड़ा हूँ, अपने टाइम में वो भी वहीं पे खड़े थे और मैं सोच रहा हूँ कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो जब उन्हें लाइव नजर आता है कि एक दूसरा आदमी मेरी ही जगह से उठ के वहां तक पहुंच गया, इसी 2 महीने में उसने निकाल लिया, इसी 2 महीने में उसने कर लिया, तो उसको कॉन्फिडेंस आता है। उसको कोई बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन कंटेंट नहीं मिलता है। मुझसे एक बार एक पेरेंट ने पूछा कि सर ऐसी आखिर क्या बात है कि हमारी बात आप बच्चे नहीं मानते हैं, आपकी बात बच्चे मान लेते हैं, आप जो कहते हैं उस पर बच्चे तुरंत एक्ट करना शुरू कर देते हैं, तुरंत बैठ जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। जो बच्चा मेरा 40 मिनट नहीं बैठ के पढ़ पाता था, वो आज 13 घंटे बैठ के पढ़ रहा है। आखिर ऐसा आप क्या कहते हैं? तो मैं उनको ये बताता हूं कि मैं उनको कभी ब्लेम नहीं करता, मैं कभी बच्चों को ये नहीं बताता हूं कि आप गलत हो। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप कहां कहां सही हो, और जहां सही हो, अब जहां जहां पॉजिटिव हो, अपनी पॉजिटिविटी को इंक्रीज करो। इंसान के पास भी वही रिसोर्सेज हैं जो गधे के पास है, घोड़े के पास है, हाथी के पास है, लेकिन इंसान आज यहाँ तक क्यों पहुंच सका? क्योंकि उसके पास रैशनल डिसीजन मेकिंग पावर है, वो अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकता है। तो आपको बच्चों को यह सिखाना है कि तुमने क्या नहीं किया उसके बारे में नहीं सोचना है, तुम्हें यह सोचना है कि जो चीज तुम्हारे पास अवेलेबल है उसको आज की डेट में तुम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारे पास 2 महीने है, तुम 2 महीने में क्या कर सकते हो। और मैं आपको यकीन बताता हूं कि कम से कम 30 से 40 ऐसे बच्चे हैं जिनको कि मैंने पिछले 2 सालों के अंदर कम से कम 1.5 से 2 महीने के अंदर
उनके 50 से 60 मार्क्स कम से कम इंक्रीज करवाएं, जो कि उनके 3-3 महीने से 4-4 महीने से वो बार बार एक ही काम कर रहे थे और उनके नंबर नहीं इंक्रीज हो रहे थे। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जो 150, 200 नंबर इंक्रीज करके बैठे। जो बच्चा 400 नंबर ला रहा था वो 600 नंबर ले आया विद इन 1 मंथ, सिर्फ गाइडेंस की वजह से। मैंने उसे टीचिंग नहीं दी। और ये जो काम हम करने जा रहे हैं वो कोई कोचिंग एस्टैब्लिश करने का काम नहीं है। हम लोग हैं या हमारे जितने भी कोलीग्स हैं जो कि हम लोग इस एंडेवर को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं वर्किंग हैं, लेकिन हम लोग अपनी जिंदगी से इतना वक्त निकाल सकते हैं कि हम 100 बच्चों को केटर कर सकें, ऐसे बच्चे कि जिनके पास ये सारी चीजें, ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो ये एक शुरुआत है और रिक्वायरमेंट जो इसकी हम लोगों ने ये वेबिनार किया है, इसकी वजह ये है कि जो हमारे मेंबर्स हैं जो कि हमें ज्वाइन किया है, आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग हमें ऐसे बच्चे सजेस्ट करें जो कि पहली चीज तो ये कि अपना मकसद जानते हो, जो कि डॉक्टर बनना चाहते हो, जिनकी ख्वाहिश हो डॉक्टर बनना। और दूसरी बात ये कि वो एक सर्टेन लेवल पर हो और फाइनल उनको एक पुश की जरूरत हो, जिस पुश की वजह से वो उस रेखा को पार करके बीडीएस के लेवल से एमबीबीएस के लेवल तक पहुंच जाए, गवर्नमेंट कॉलेजेस तक पहुंच जाए। तो आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा इसमें सहयोग करें और अपने एडवाइस भी दें और बताएं हमें कि हम लोग इसमें और क्या कर सकते हैं। फिलहाल हम लोगों को कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, बल्कि सिर्फ 100 बच्चों पे फोकस करके उन 100 बच्चों को कहीं ना कहीं पहुंचा देना है। तो इतनी बात थी हमारी। हमारे साथ 2 ऐसे बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं, एक फजील मोहसिन है, एक सिद्रा गजाली है। फजील ने आईआईटी और मेडिकल दोनों कंपटीशन निकाले हैं और मजे की बात बताऊं कि इन्होंने 11th और 12th में कोई कोचिंग नहीं की। ये सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे, ये दोनों ही के दोनों सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे हैं और 11th और 12th में फजील ने कोई कोचिंग नहीं की, लेकिन ये आईआईटी भी निकाल लिया इन्होंने और एम्स भी निकाल लिया। और बहुत ही एवरेज बच्चे थे ये दोनों, कोई बहुत ज्यादा ब्रिलियंट या कोई बिल्कुल ऐसे आईक्यू वाले बच्चे नहीं थे कि जो बहुत ही एकदम आकाश में उड़ रहे, नहीं। लेकिन इनको जो गाइडेंस मिला, उस गाइडेंस की वजह से इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। और हमेशा जितने भी बच्चे हमारे सक्सीड करते हैं, हम उनको इस चीज की तरफ प्रेरित करते हैं कि तुम अपना एक कम से कम क्योंकि तुम्हारी जो भी सक्सेस है या मेरी किसी की भी सक्सेस है, उसमें बहुत सारे लोगों का रोल होता है। कोई भी अकेले दम पे अपनी सक्सेस अचीव नहीं करता है, बहुत सारे लोग उसको रास्ते में मिलते हैं कि जो उसकी मदद करते हैं। तो उसका आभार व्यक्त करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो दूसरों के साथ वही करे जो लोगों ने उसके साथ किया, दूसरों की वो वही मदद करे जो लोगों ने उसकी मदद की। तो मैं अपनी बात को यहीं पे रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है, थोड़ा सा हमें स्टार्ट करने में देर हो गई। और मैं राजेश जी से चाहूंगा कि अब वो इंट्रोड्यूस करें हमारे फर्दर स्पीकर्स को और बताएं कि आगे हमको क्या करना है और किस तरह से आगे बढ़ना है। शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद साहब, आपने बहुत अच्छी बातें और बड़े ही चंद शब्दों में कही। मैं 2-3 बातें तो जरूर दोहराना चाहूंगा कि आपने कहा कि सफलता का रास्ता फेलियर से होकर जाता है, विफलता से होकर जाता है, और अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। आपने ये भी कहा कि पढ़ा जाए, लेकिन वही पढ़ा जाए जो वास्तव में जरूरी है। हर जो जरूरी नहीं है वो भी उस वक्त पढ़ा जाए, वो जरूरी नहीं है। जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं उस पर कंसंट्रेट करते हुए उससे संबंधित चीजों को पढ़ें। और 2 बातें बहुत बड़ी आपने कही कि जो पॉजिटिविटी है उसको हमेशा बनाए रखें, उसको बढ़ाते रहें। और एक और बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो भी आपके रिसोर्सेस हैं उनको बहुत प्रॉपरली यूटिलाइज करें। तो बहुत सारे सूत्र आपने एक मेंटर के रूप में दिए और मुझे उम्मीद है कि जो भी आज लोग जुड़े हैं और या जो बाद में आपके इन बातचीत को सुनेंगे, आपकी इन बातों को सुनेंगे, वो ज़रूर इनसे प्रेरित होंगे और इसका लाभ अपनी ज़िंदगी में उठाएंगे। और आपने जैसे कि बताया कि आप 2 स्टूडेंट्स और जो कि हमारी इस टीम के साथ एक फैकल्टी के रूप में ही काम करेंगे, आज जुड़े हुए हैं।
मैं अगले वक्ता के रूप में फजील मोहसिन साहब को आमंत्रित करना चाहूँगा, जो कि एम्स और जी टॉपर हैं। मैं बहुत आदर के साथ, बहुत सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ। श्री फजील मोहसिन साहब, आप आएँ और अपनी बात इस मंच पर रखें। फजील साहब। सबसे पहले राजेश सर, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा और मनोज सर का और तमाम बुजुर्गों का आभार व्यक्त करूंगा, और उनकी अनुमति से मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। सबसे पहली जो रिजवी सर ने एक बात कही, जो जिस पर अंत किया इन्होंने, कि एक ऐसे ग्रुप को तैयार करना जो सोसाइटी में अच्छाई को कंटिन्यू करे, और मनोज सर ने भी यही बात कही कि एक ऐसे ग्रुप को तैयार कीजिए जो कंट्रीब्यूट करता रहे सोसाइटी को। वहाद सर ने जो बात बताई कि सोसाइटी जब आपके साथ कुछ करती है तो उसका आभार व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप सोसाइटी को गिव बैक कीजिए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जैसा मनोज सर ने कहा कि जीवन में अच्छे लोगों का महत्व, जो जीवन के हर मोड़ पर अच्छे लोग मिलते हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान होता है हमारी लाइफ में, जो हमें आगे ले जाता है। हमारी जो जर्नी थी, 11वीं 12वीं में मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, उसके बाद से जो जर्नी थी हमारी, पहला अटेम्प्ट दिया मैंने नीट और एम्स का। पहले अटेम्प्ट में मैं बिल्कुल असफल था, कुछ हासिल नहीं कर सका, असफलता मेरे हाथ आई। और जैसा कि वहाद सर ने बताया कि असफलता जो है वो सफलता की शुरुआत है, ये बातें उन्होंने उस वक्त भी मुझे बताई। उस वक्त जब इंसान जाहिरी तौर पर, क्योंकि बचपन का वक्त होता है और असफलता देखता है, पहली बार असफलता देखता है, तो उस वक्त टूट जाता है, और उस वक्त उसको एक ऐसे सहारे की जरूरत होती है, एक ऐसे दिशा देने वाले की जरूरत होती है जो उसको समेट कर आगे ले जाने का रास्ता दिखाए, ऑप्टिमिज्म दिखाए कि हार से हार मानकर हार जाना बहुत बुरी बात है। हार से अगर हम हार मान जाएंगे तो वास्तविक में हमारा अंत हो जाएगा, लेकिन अगर हम हार नहीं मानेंगे और हम जीत के लिए प्रयास करते रहेंगे तो हमारा अंत नहीं होगा, हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक हमारे साथ ऐसा ही हुआ। और आश्चर्य की बात बताऊं मैं कि जो समाज का रोल होता है इस चीज में, कि जब बहुत जगह लोग कंप्लेन करते हैं कि मिसाल के तौर पे असफलता पे समाज के 4 लोग उंगली उठाते हैं, हमारे साथ विपरीत था। हमें बहुत अच्छे लोग मिले कि जो हमारी असफलता के बावजूद उन्होंने हमें फैसिलिटेट किया। मैं बताऊं कि हम दो मित्र थे, एक का IIT में सिलेक्शन हो गया और मैं नीट देकर आया था, मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं। एक फैसिलिटेशन सेरेमनी हमारे गांव में रखी गई। मैं गांव से हूँ, बिहार के एक गांव से हूँ, तो एक फैसिलिटेशन सेरेमनी रखी गई जहां उसे भी कुछ इनाम दिया गया और मुझे भी कुछ इनाम दिया गया। तो मैं थोड़ा आश्चर्यचकित था कि मेरा सिलेक्शन तो हुआ नहीं, मुझे इनाम क्यों दिया गया। तो उन्होंने कहा कि कम से कम तुमने प्रयास तो किया और अभी तो शुरुआत है। तो ये जो अच्छे लोगों का योगदान होता है हमारी लाइफ में, जो हमें हमारे जो पोटेंशियल है उसका ख्याल दिलाते हैं कि तुम अचीव कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कमी नहीं है। तुम अगर हारे हो तो ये मत समझो कि तुम्हारे अंदर कमी है। हो सकता है कि तुम्हारी स्ट्रैटेजीज में कुछ गलती रही होंगी, हो सकता है कि तुमने वो सारी चीजें नहीं की होंगी जो करनी चाहिए थी, और इसकी वजह से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज बची हैं। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है इंसान को आगे ले जाने के लिए। और यहीं से फिर मुझे हौसला मिला कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर कुछ चीज है जिसको मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, और उसको आगे बढ़ाकर मैं अपने आप को एक अच्छे मकाम तक पहुंचा सकता हूँ। और इस वक्त मुझे जो गाइडेंस की जो जरूरत थी वो मुझे वहाद सर, चूंकि मैं बचपन में मैं 8वीं कक्षा में था जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया, और उसके बाद से फिर मेरे बड़े भाई को भी और मुझे भी वहाद सर ने काफी ज्यादा गाइड किया कि किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या करना है, आगे का क्या टारगेट है। और जो अपने एक्सपीरियंस थे वो घोट कर हमें बताते रहे कि देखो इस तरह से करना है, यहाँ पर ये चीज करो, यहाँ पर ये चीज नहीं करो। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कोई दिशा दिखाने वाला हो। एक तो सबसे अहम चीज होती है, देखिए जैसा कि मनोज सर ने बताया कि किसी भी चीज को हासिल करने के लिए 4 चीजें जरूरी होती हैं। मेहनत, बेशक मेहनत से ज्यादा कोई और चीज नहीं है, क्योंकि अगर आप कितने ही आपके पास प्रतिभा क्यों ना हो, कितनी ही आपके पास क्षमता क्यों ना हो, लेकिन अगर आप क्षमता को प्रयोग में नहीं लाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। एक बहुत प्यारा श्लोक है संस्कृत का, जो मेरा संस्कृत का काफी फेवरेट श्लोक है, जो मैंने हाई स्कूल से ही याद कर रखा है कि उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथो नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो बिना मेहनत के काम सफल नहीं होता है, चाहे वो शेर ही क्यों ना हो,
अगर उसने एफर्ट नहीं किए तो सक्सेस नहीं मिलेगी। एफर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एफर्ट के साथ साथ डायरेक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम डायरेक्शनलेस एफर्ट करते हैं तो हमारा नेट जो मूवमेंट होता है वो पॉजिटिव नहीं होता है। तो यहाँ पर जो ये गाइडेंस की बात हम लोग करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ये काफ़ी सफलता भरा एक हमारा कदम होगा, जिसमें हम 100 बच्चों को गाइड करने की कोशिश करेंगे। उनको वो सारी चीज़ें, देखिए जैसा कि वहाद सर ने बताया कि रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता है कि क्या रिसोर्स उठाएं सही है, क्या रिसोर्स ना उठाएं गलत है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो गाइड का, एक मेंटोर का बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हें ये चयन करना है, इस चीज़ का चयन करना है, ताकि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सको। और बार बार उसकी सफलता या असफलता के बावजूद उसे इस चीज़ का ख्याल दिलाना है कि तुम इस चीज़ को अचीव कर सकते हो, तुम्हारे अंदर प्रतिभा है। हो सकता है इस बार तुम नहीं कर सके, लेकिन आगे कर सकते हो। तुम्हारे अंदर भी, तुम भी वही हो, वही एक साधारण बच्चे हो, जो साधारण बच्चा थोड़ी सी मेहनत और सही डायरेक्शन की तरफ जाकर कहीं एक बड़े कॉलेज में पहुंच जाता है। तुम भी उन्हीं में से हो, तुम कोई डिफरेंट नहीं हो। इस चीज़ का ख्याल दिलाना इंसान को बहुत आगे ले जाता है। तो मैं अपनी बात का अंत इस चीज़ पर करूँगा कि जो चीज़ हमारे नीट की प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है वो ये है कि हम हार्डवर्क करें और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हार्डवर्क करें, जिसकी मॉनिटरिंग हो। और ये जो सिस्टम हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं, इसमें ये सारी चीज़ें हम लोग शामिल करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया फजील मोहसिन जी, बहुत अच्छी बातें आपने भी कही, और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद थी कि आप ऐसी ही प्रेरणादायी बातें कहेंगे, क्योंकि जिनके खुद के मेंटर इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और जिनकी प्रोडक्ट आप हैं, तो हम बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि आप उस विद्या को, उनके ज्ञान को उसी तरह आप आगे लेकर जाएंगे। आपने संस्कृत के एक श्लोक का जिक्र किया, जो लोग शायद ना समझ पाए हो, आपने पढ़ा, उन्होंने पढ़ा, तो मैं उसको रिपीट करूँ। बहुत अच्छी बात है कि उद्यम करने से ही, मेहनत करने से ही सफलता हासिल होती है, क्योंकि शेर को भी जो शिकार है सोते हुए नहीं मिल जाता, उसको भी भागना पड़ता है। सोते हुए सिंह के मुंह में हिरन प्रवेश नहीं करता है। तो उन्होंने कुल मिलाकर बात ये कहनी चाहिए कि प्रतिभा चाहे आप में कितनी ही हो, लेकिन आपको कोशिश करनी होगी। और आप तो जानते ही हैं कि हरिवंश राय बच्चन साहब की एक बहुत जबरदस्त कविता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। मैं वजाहत साहब और फजील साहब दोनों की बातों का जो निचोड़ है वो इस कविता के माध्यम से बोल रहा हूँ कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, और जब तक ना हो सफल नींद चैन की त्यागो तुम। कि जब तक ना हो सफल नींद चैन की त्यागो तुम, और संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये सच कहा आपने कि हम कोशिश करते रहे तो कभी हार नहीं होती, और कोशिश हमारी सफलता की एक सीढ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया फजील मोहसिन जी। हमारे साथ डॉक्टर अविनाश काकड़े साहब भी जुड़े हुए हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार। जल्दी हम उनके भी विचारों को सुनेंगे, और मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ वो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उनसे गुजारिश करें कि आप अपनी बात कहें, मैं हमारे एक तीसरे और फैकल्टी है जो कि वहाद अजहर रिजवी साहब की ही शिष्या हैं, ये सिद्रा गजाली जी, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एनईटी और गेट टॉपर हैं। मैं आपका बहुत बहुत इस्तेमाल करता हूँ और आपको ज़्यादा आमंत्रित करता हूँ कि आप अपने उन विचारों, उन प्रेरणादायक विचारों को सब साथ रखें जिनसे आपने सफलता हासिल की, और इस परियोजना में, इस प्रोजेक्ट में आप अपना क्या योगदान देना चाहेंगी और क्या चाहेंगी कि किस तरह हम इसको आगे बढ़ाएं, इस बारे में अपनी कुछ बातें कहें। सिद्रा गजाली। Hello everyone. Thank you so much, Mr. Abu Saria ji and Mr. Srivastav ji, for bringing us together on this platform. बहुत बहुत धन्यवाद आपका, and I would like to especially thank Mr. Rizvi because he has been my mentor since a long time now,
And I would like to thank all the other people who have joined us today in this auspicious occasion, and they are here to support us in this venture of ours. So I would like to share the journey of my career कि हमारी शुरुआत कहाँ से हुई इस IIT एंड ये एम्स का ख्वाब, डॉक्टर बनने का ख्वाब, ये ख्वाब सारे बच्चे देखते हैं. It's not a unique dream कि हम कुछ unique हैं और हमने ऐसा सोचा, हमने ऐसा wish किया. No, it's not like that. Any student who goes in school, who studies, who sees the world, उसका मन होता है कि एक दिन मैं engineer बनूंगी या मैं doctor बनूंगी या बनूंगा. So when I started studying, I was fascinated with biology and I wanted to be a doctor. I wanted to be an engineer because I loved maths. तो मैं बहुत ही दुविधा में थी कि मैं इंजीनियरिंग करूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं क्या करूं. So in 11th, Mr. Rizvi guided me कि नहीं, आप जाइए, take both the things, keep all the options open. And but again उसके बाद मैंने प्रिपरेशन करी. I couldn't succeed. मेरा नीट नहीं निकला. Why? बहुत सारे reasons थे. उस वक्त वो नीट होगा नहीं होगा वो वाला डिलेमा वाला टाइम चल रहा था. So I couldn't qualify. And that led me into depression. I was really depressed. I was worried कि no, my life has ended. It's like अब हम क्या करेंगे, अब हम डॉक्टर तो बन नहीं सकते हैं. So that's when Rizvi sir, he came to my rescue. I was in graduation. I joined AMU. I was there. I was doing my graduation from biochemistry. So उन्होंने मुझे गाइड किया. उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं. If you couldn't qualify medicine, then there are other options too. Excel in that. And he mentored me, and because of him I got gold medal in university. I got 3 gold medals and I topped in my whole faculty. There was botany, zoology, there are 5-6 branches of life sciences and I topped in that. So after that I qualified JRF. I got a very good rank in GATE. I got a very good rank in NET, 63 rank all over India. I qualified JRF, and then again I got selected in IIT Delhi. So I'm doing my PhD from here, and now that I have reached this place, it's like it had been a sweet and sour journey. कुछ टाइम अच्छे थे, कुछ टाइम बुरे थे. जब मैं नहीं कुछ हासिल कर पाई तो I felt sad, but then again वही वो वक्त था जबकि सर के जो words थे वो मुझे याद आए. And he was there. He said कोई बात नहीं, go ahead, move forward. There are other ventures, there are other things too that you can do. So now that I am here, I know the pain that the student goes through. And our society, our parents, they are there for us, no doubt about it. But they create a pressure also on the student. A student faces peer pressure. Parents, they provide the pressure. Although they are worried for us, they are good. They are they want our betterment. But it imposes a pressure from the parents, from the society, from the school. So he taught me, my sir, Dr. Rizvi, he said, no worries, they are there. They are all the other elements, but you have to focus apart from that. आपको इन चीजों को, इन pressures को अपना power बनाना है, अपना strong point बनाना है. You should not be frustrated or you should not be depressed कि हमारे friend का यहाँ selection हो गया, हम कुछ नहीं कर पाए. No, not that. हम अभी भी कुछ कर सकते हैं. There is still a lot of ventures that are there, that are left. So it's basically that mentoring requires a specific time. It's not that आप कभी भी जा करके किसी भी बच्चे को mentor करना start कर दो and that's gonna pay off. No. जब बच्चा अपने lowest पे होता है या जब बच्चा अपने highest पे होता है, both the times the mentors have to play the most important role. It's like when a student gets admitted to a coaching, तो उसको लगता है कि बस अब तो दुनिया में फतेह कर लूंगा and I can qualify anything. So उस टाइम पे उसको अगर proper guidance नहीं मिला तो वो extra work करके and he will get lost. And similarly, a time comes when the student starts giving up कि अब हमसे नहीं हो पाएगा. Just like sir said, उस वक्त उसे कहना होता है no, you can't do it. So it's like
the mentors, they are basically potters, kumhar hote hain mentors. They have to at times put pressure on the student, and at times they have to just move their fingers, and then everything will fall into places. So mentors have a very important role to play, and the mentorship that I achieved from Rizvi sir, I have used it. Like, I was in hostel, so there were many juniors of mine. I mentored a girl, and now she's in Jawaharlal Nehru Medical College, Aligarh. She qualified that. I couldn't qualify, but I mentored a girl and she qualified. So I realized that I can do this. It's like, if I can transfer this information to a single girl, why not give it to other people also? Because there are people who need guidance, who need mentorship. They are intelligent, they are super brainy, they know what they have to do, but they lack guidance. They give up or they overwork. So mentors stand there to like tell them, बस हो गया, ये तुमने इतना पढ़ लिया, इसको छोड़ दो, इसमें और आगे मत जाओ. How to work smartly, how to study smart. The most difficult thing that comes into existence when you go for a competitive exam is a revision. Revise करें तो कैसे करें? It's like इतना ज़्यादा syllabus है, 2 years का syllabus. How to revise it in a week? How to revise it in a month? And there tricks come, like how to make micro notes, how to make tricks, and how to make the diagrams, and how to just see at them, and then a whole chapter just summed up in this much of a space. तो ये सारे ट्रिक्स ये मेंटोर ही बता सकता है. टीचर्स दे आर कॉट अप इन जस्ट इन टीचिंग. वो उनके पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो बच्चे को बताएं भी कि पढ़ना कैसे है. द टीचर्स दे इम्पार्ट एजुकेशन. उसके बाद काम आता है मेंटोर्स का कि वो जो एजुकेशन तुम्हें मिली उसका करना क्या है, उसको कहाँ स्टोर करना है, कैसे रखना है, कि जब तुम्हें चाहिए तब तुम उसको निकाल पाओ. सो इट्स लाइक इफ यू हैव गॉट अ गुड मेंटोर, यू कैन डू एनीथिंग. Like when I was in Aligarh, I got associated with many NGOs. We used to go to the slums, we used to teach there. But ये सब बहुत off directional है. It's like we could not bring a significant change by doing that. But right now I'm in IIT Delhi, and there are girls with me who are like associated with other NGOs. They go like 10 kilometers, 12 kilometers into slum and just to teach. They are passionate to spread education. But क्या है, हमारे पास भी डायरेक्शन नहीं है कि हम कहाँ जाएं, किसको पढ़ाएं. So this platform, it's like a blessing for the mentors as well as for the students group who need mentorship. So I hope that we get ahead and we achieve what we are planning in our minds. So that's all from my side. And to qualify any exam in this world, the first thing that we need is hard work, no doubt about it. But with hard work comes the trick of smart study, the smart work. Okay, कोल्हू का बैल भी काम करता है, but how? That's the question. कैसे आप स्मार्ट स्टडी करके आप अपने कम से कम टाइम में मैक्सिमम चीजें अचीव कर पाइए. सो आई होप दैट दिस प्लेटफॉर्म गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी टू carry on the light of knowledge, the light of information that has been passed to us by our mentors. And I hope that हम लोग का जो ये effort है ये significant हो, हम लोग अपने जैसे और create कर पाएं, who can stand and say हाँ हम अपनी society के लिए ये करना चाहते हैं. Yes, we want to give something back to the society, the community from which we are here now. भूलना नहीं है अपने सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को कि नहीं मैं ये बन गया तो बाहर में जाए, आई डोंट केयर, अब तो मैं ये हूँ, मैं पलट के क्यों देखूं. नो, नॉट दैट. एंड देयर आर पीपल देयर, एंड आई होप दैट ऑल ऑफ देम दे कैन कम हियर एंड दे कैन use this platform to spread that education and spread that mentorship. Thank you. That's all from my side. And I would like to thank Mr. Srivastav again for taking this initiative and bringing us together. Thanks a lot, sir. बहुत बहुत शुक्रिया चित्रा गजाली जी, बहुत अच्छी बातें कही आपने. और आप सुन रहे थे उस शख्स, उस क्या कहना चाहिए, मुझे शख्सियत को जिसने 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं और कितने आसान शब्दों में आपको बता रही थी कि सफलता का रास्ता कहाँ से होकर गुजरता है. उन्होंने बड़े साफ शब्दों में आपको बताया
कि उन्होंने भी उस दर्द को महसूस किया है जिस दर्द से होकर हर स्टूडेंट गुजरता है। और आज जब वो मेंटरशिप की भूमिका में आपके सामने आएंगी तो निश्चित रूप से आपके दर्द का भी एहसास उन्हें होगा और उस दर्द से निजात कैसे पाई जाए वो ये भी जानती है। तो जब आप उनके स्टूडेंट बनेंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ नया हासिल होगा, अच्छा हासिल होगा। उन्होंने एक और बहुत अच्छी बात कही कि एक टीचर पढ़ाता है लेकिन मेंटर ये सिखाता है कि पढ़ने के बाद आखिर करें क्या। और हम भी स्टूडेंट रहे, हमें भी मालूम है कि पढ़ने के बाद किसी भी स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि पढ़ तो लिया, आप करें क्या। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी नौकरियां, कहाँ जाएं, क्या करें, कहाँ क्वालिफाई करेंगे। ऐसी स्थिति में अगर आपको एक अच्छा मेंटर मिल जाए तो आपकी जो प्रतिभा है जिसकी शुरू से बात हो रही है, आपके पास जो नॉलेज है वो कहाँ जाके सक्सेसफुल होगी उसको एक मेंटर बता सकता है। तो ये थी हमारी तीसरी मेंटर। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में आगे भी आपका बहुत ज्यादा योगदान रहेगा और जो भी बच्चे इससे जुड़ेंगे वो निश्चित रूप से सफलता हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्रा गजाली जी। हमारे पास बहुत कुछ और अच्छे मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं उनको भी आपसे इंट्रोड्यूस कराऊं, मैं चाहूंगा कि सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार साहब डॉक्टर अविनाश काकड़े जी जो हमसे जुड़े हुए हैं, आप सर इस मंच पर आए और अब तक जो चर्चा परिचर्चा हुई है, जो इस प्रोजेक्ट के बारे में बातें कही गई हैं और जो मेंटर्स ने अपने अपने विचार रखे हैं, हमारे संयोजक जी मनोज आबूसरिया जी ने जो अपनी बातें कही हैं और भविष्य की योजनाएं आपके सामने रखी हैं, उसमें आपके क्या ख्यालात हैं और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या आशीर्वचन देना चाहेंगे, दो शब्द हम आपसे सुनना चाहेंगे। डॉक्टर अविनाश काकड़े साहब, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। काकड़े साहब जुड़े हुए हैं? सर कनेक्टिविटी का इश्यू है सर, ऐसा लगता है। अच्छा, ऐसा लगता है। वो मैं लगातार देख रहा था कि वो हमसे जुड़े हुए थे अभी। हाँ। तो चलिए बाद में आते हैं तो उनको आमंत्रित कर सकते हैं। हाँ सर, वीसी साहब जुड़े हैं क्या? गिरीश्वर मिश्र साहब जुड़े हैं क्या हमसे? वो भी नहीं जुड़ पाए। कोई बात नहीं। चलिए, जब तक हमारे पास आज के इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत जुड़ी हुई हैं, उनमें से एक है डॉक्टर मिलिंद मजूमदार साहब। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप भी दो शब्द आज के इस कार्यक्रम के बारे में कहें और आप जो आशीर्वचन देना चाहें या सुझाव देना चाहें, आपका स्वागत है। डॉक्टर मिलिंद। धन्यवाद सर। आप शायद आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? जी बिल्कुल। धन्यवाद जी। ये तो मेरे लिए बड़ा मतलब अनभिज्ञ तरीके से इनविटेशन है, मतलब मैं तैयार नहीं था, लेकिन ठीक है, मैं भी बोलना चाहूंगा। मैं पहले धन्यवाद करूंगा आबूसरिया जी का और आपका भी, और सारे स्पीकर्स। बहुत ही इंस्पायरिंग रहा है अभी तक जो कहा है, ये मतलब मेरे कल्पना से काफी बाहर है कि ये सारी चीजें भारत में, ये सब चीजें हमारे यहाँ हो सकती है। और मुझे इन चीजों की बहुत अच्छी तरह से मतलब आई नो दीज थिंग्स वेरी वेल, क्योंकि आई ऑल्सो कम फ्रॉम खंडवा मध्य प्रदेश, और मैंने एमएससी खंडवा मध्य प्रदेश से किया है। और उस समय वो सागर यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, 86 में मैंने किया। उसके बाद में काफी कोशिश थी कि बीएससी के बाद में भी काफी कोशिश की कि बाहर जा पाए और कुछ कर पाए, और एमएससी तो वहाँ करना पड़ा। पहले तो डिप्लोमा में भी एडमिशन नहीं मिला था, डिप्लोमा में करना चाहता था। मेरे पिताजी रेलवे में थे और मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था उन्होंने, और मैं चाहता था कि इंजीनियरिंग करें, पर उसके बाद में जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, जहां तक मेरा ख्याल है। और बीएससी के बाद एमएससी किया, और उसके बाद फिर ये तो सबसे मतलब रहा। माय मदर इज फ्रॉम पुणे, तो अभी मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पूना में हूँ, सीनियर साइंटिस्ट हूँ यहाँ पे। और एमफिल के लिए मैं पूना में आया। उसके बाद में फिर तो IITM ज्वाइन किया 88 में, और तब से मैं IITM में हूँ। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि डेफिनेटली जो स्पीकर्स में तीनों, रिजवी साहब ने कहा, सिद्रा साहब ने कहा, मोहसिन साहब ने कहा, ये बहुत सही काम है कि फेल्यूर्स तो होने ही होने हैं। काफी फेल्यूर, हमने भी काफी फेल्यूर देखे हैं और अभी देख भी रहे हैं, देखते भी रहेंगे, लेकिन उससे हमें पीछे नहीं हटना है, काम करते रहना है। काफी चीजें ऐसी रही हैं, बिल्कुल अब इस मोड पे आकर के ये भी रहा कि सब कुछ होने के बावजूद मैथमेटिक्स, आप देखिए विषय को मतलब पूरा मतलब डाउन किया गया। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स ऐसे विषय का रिकॉग्निशन हटाया गया। अब मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन
इन सब के बावजूद काम तो हमें करना ही है, ये तो बहुत सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात है, काम किस लिए करना है कि विषय को बड़ा बनाने के लिए, विषय के लिए अगर हम काम करते रहेंगे तो मेरी अंदाज से ये बहुत रहेगा। अभी तक ये देखा गया है, मैंने जो देखा है कि सबसे बड़ी बात मैंने जो देखी है अभी तक की, कि विषय से बड़े मतलब हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, जो अल्टीमेट एम होना चाहिए, वो सब्जेक्ट को बड़ा करने के लिए होना चाहिए। इंडिविजुअल बड़ा नहीं हो सकता सब्जेक्ट से, ये तो पूरा मतलब दिमाग में क्लियर होनी चाहिए ये बात। और दूसरी बात है कि मेंटर, ये बहुत सही कहा सिद्धरा जी ने, बिल्कुल सही कहा कि सही समय पे अगर मेंटर मिलता, बिल्कुल मैं भी समझता हूँ कि सही समय पे हमें मेंटर मिलता तो डेफिनेटली और भी कुछ अच्छा कर पाते थे। हालांकि हमने इसमें भी, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि IITM के गेट के अंदर आने मतलब ये अगर हमारा सौभाग्य होता है, रोज आता हूँ मैं, अभी ऑफिस में बैठा हूँ और यहाँ गेट के अंदर आना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारा सौभाग्य है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन सब चीजों के लिए प्रयत्न तो हमें हमेशा करते ही रहना पड़ेगा, जो मिला है उसमें भी बहुत कुछ रहना पड़ेगा डेफिनेटली। लेकिन मेंटर अगर सही समय पे सही मेंटर मिले तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये भी बात सही है कि हमारे साथ में, हमें अगर मिले ना मिले पर हमारे साथ वालों के, सिद्धरा जी ने बहुत ही अच्छा कहा, हमें मिला ना मिले पर हमारे साथ वाले भी अगर आगे बढ़े। अभी यही है कि सबका साथ सबका विकास, हॉरिजॉन्टल ये जो ग्रोथ है वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ही वो अंतिम सत्य है। मैं अकेला नहीं हो सकता, होता ये है कि सबका साथ मेरा विकास, अभी तक मैंने जो देखा है। लेकिन ये सही नहीं है कि जब तक हमारे साथ वाले सभी लोग चलेंगे, इतना बड़ा देश है, इतनी सारी चीजें। और अभी भी हम यहाँ दिशा परिवार के लिए भी काम करते हैं, पुणे में दिशा परिवार है और दिशा परिवार में काफी वॉलंटियर्स है और यहाँ पे एक्चुअली उनके लिए तो फाइनेंशियल हेल्प की जाती है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट होता है कि ये बच्चे इंटर्नशिप कहाँ करें, बाहर कैसे जाए। सबसे मेरा एक मतलब ये होता है कि ये तो खुदा न खास्ता, ये बहुत ऊपर वाले की बहुत बड़ी दुआ है कि हम काफी देश घूम चुके हैं। हालांकि यहाँ हम क्लाइमेट चेंज सेंटर से जुड़े हैं, सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज रिसर्च CCCR IITM से, तो इसकी वजह से हम काफी, तो ऐसे ही ये सारे बच्चे जो हैं हमारे, पहले तो ये है बच्चे की कम से कम इंटर स्टेट तो आए, हमें ये संस्कृति तो पता चले कि भाई राजस्थान क्या है, पुणे के स्टूडेंट्स हैं, महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं, वहाँ पे ये कल्चरल मतलब ये कम से कम इंटरेक्शन भी हो और उसके बाद में एकेडमिक भी वो चीजें चले कि वहाँ पे क्या हो रहा है। दूसरी बात ये है, क्योंकि हम पुणे से बाहर 36 साल हो गए, हम पुणे से बाहर निकल ही नहीं सकते, तो ये नहीं होना चाहिए, पहले तो ये हो। दूसरा ये है कि हमारे स्टूडेंट भी, हम बाहर जाते हैं, चाइनीज स्टूडेंट, मैं तो ये बिल्कुल कहूंगा कि आप देखिए सारे विश्व में आप देखेंगे कि एक अगर चाइनीज जाता है तो 100 बच्चों को लेके जाता है। हमारे प्रोफेसर TN कृष्णमूर्ति रहे, अब नहीं रहे, मेट्रोलॉजी के बहुत बड़ा नाम है प्रोफेसर TN कृष्णमूर्ति, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में हजारों इंडियंस को लेके गए। तो क्या मैं अभी, मेरा बच्चा भी MS कर रहा है US में, नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी। मैं यही कहता हूँ कि ये तो बहुत अकाउंटेबिलिटी की बात भी कही सिद्धरा जी ने, मैं भी यही बात है कि हमारा तो ये तो बहुत अभाग्य कि हम जा पाए, हम कर रहे हैं हमारा बच्चा, लेकिन ये अकाउंटेबिलिटी है कि हमें भी बच्चों को लाना है, इसके लिए मेंटरिंग कैसे करना है और सही बच्चों को पकड़ना है, ये भी बात है, सही बच्चों। और रिजवी साहब ने भी कहा बच्चे तो सही और गलत नहीं होते, वो तो बच्चे तो हर कोई सही होता है। उन्होंने बहुत बड़ा, आइंस्टाइन साहब का भी बहुत बड़ा एक बढ़िया एग्जाम्पल दिया। तो ये भी हम चाहेंगे कि मोटिवेट करें। और ये तो हमारी, अगर मतलब ये तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारे स्टूडेंट अगर आगे कुछ नहीं कर पाए तो ये मेरी कमजोरी है कि मैंने उन्हें अच्छी तरह से मेंटर नहीं किया है। मैं उन्हें बच्चों पे दोष नहीं देना चाहूंगा, लेकिन ये एक मूवमेंट, बहुत बढ़िया चीज जो शुरू किया, अबू सरिया जी आए थे IITM में, डॉक्टर शुक्ला जी के साथ में, हमारे हिंदी अधिकारी हैं, उनके साथ में एक वार्ता हुई थी और उन्होंने कहा था ये हमें काम करना है। तो हम डेफिनेटली इस मूवमेंट का जो भी हम कर सके, इसको हम पूरी तरह से, अब हम क्या कर सकते हैं, तो हम इंटर्नशिप के लिए, और उसके बाद में इंटर्नशिप के साथ में हमारे यहाँ से कई बच्चे जो हैं, CCCR, खैर IITM CCCR का नाम तो एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, यहाँ बच्चे आते हैं। और मेरी खास एक कोशिश होती है कि मैं उन बच्चों से जुड़ा रहूं जो मतलब या तो रूरल बैकग्राउंड से हैं या और मतलब वीक बैकग्राउंड से हैं, और फिर उन्हें कैसे अपलिफ्ट किया जाए, क्योंकि हम खुद उससे आए हैं, ये हमारा कर्तव्य है कि हमें उठाए। और अभी मैं बहुत मतलब ये अभिमान की बात है कि कुछ बच्चे जो हैं काम बहुत अच्छा करते हैं, अच्छी सी कॉन्फ्रेंस में इंटर्नशिप करते हैं, कॉन्फ्रेंस में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और उसके बाद उन्हें PhD के लिए सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स में, US में,
बड़ी जगह, कोरिया में, जापान में, यूरोप में, कई जगह मतलब फेलोशिप मिलती है या बाहर जाने का एक मौका मिलता है। तो हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे बाहर जा पाए, दुनिया देख पाए। आप देखिए पेट्रियोटिज्म तो रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन एक बार दुनिया, हर बच्चा, मेरी ख्वाहिश ये रहेगी कि हर बच्चा एक बार कम से कम दुनिया देखे। धन्यवाद। मैं इतना कह के, क्योंकि आप बहुत बड़े हैं, सभी लोगों का बहुत बड़ा अनुभव है, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर मिलिंद मजूमदार साहब। बड़ी विचारोत्तेजक बातें आपने कही, और आपने सिद्धनारायण जी ने और जो पिछले वक्ता है उन्होंने जो बात कही, उसमें एक चीज और उभर कर आई कि खुद ही मुकाम हासिल कर लेना काफी नहीं है, जरूरी ये भी है कि जिस मुकाम तक हम पहुंच चुके हैं, तो जो वो बच्चे जो इस मुकाम को पाने की ख्वाहिश रखते हैं उनको भी वहां तक लेकर आए। खुद ही हासिल कर लेने में बड़प्पन नहीं है, बल्कि हम अपने उन बच्चों को भी और उस मुकाम तक लेकर जाए, ये सबसे जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मजूमदार साहब। हमारे बीच डॉक्टर ON शुक्ला जी भी हैं। हमारे पास समय की थोड़ी सीमाएं हैं, मैं डॉक्टर ON शुक्ला जी से भी निवेदन करता हूं कि संक्षेप में अपनी बात इस परियोजना के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में कहें, और जो आपके सुझाव है हमारे सामने रखें। डॉक्टर ON शुक्ला जी। धन्यवाद श्रीवास्तव सर। नमस्कार सभी लोग जो जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से। बड़ी प्रसन्नता हुई आप लोगों के साथ शामिल होकर। अभी हमने डॉक्टर मिलिंद मजूमदार साहब को सुना, वो हमारे ही संस्थान के वैज्ञानिक हैं और मैं राजभाषा अधिकारी हूँ। हम तो वस्तुतः विज्ञान से नहीं जुड़े हैं, लेकिन विज्ञान से नहीं जुड़े होने के साथ साथ हम साहित्य से जुड़े हुए हैं और साहित्य सृजन की ओर बढ़ता है। आपने देखा होगा अबू सरिया साहब भी साहित्य से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी संकल्पना कितनी सुंदर है, कैसे उन्होंने इतने विद्वानों को साथ जोड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बीच जितने लोग आए, अभी देखिए हमारे रिजवी साहब थे, मोहसिन जी थे, और हमारे साथ वो गजाला मैडम थी। इन लोगों का जो पैशन दिखाई दिया, जो उत्साह मुझे दिखाई दिया, उससे लगा कि दुनिया को बदला जा सकता है। ये सब नौजवान हैं। हम उस मुकाम पे पहुंचे हैं जहां हमें अनुभव है, लेकिन हम उतना नहीं कर सकते जितना ये नौजवान कर सकते हैं। लेकिन इन नौजवानों में करने का जो पैशन मुझे दिखाई दिया, इससे मुझे लगा कि जो बीड़ा हमारे अबू सरिया साहब ने उठाया है, उसे हम पूरा करने में अवश्य सफल होंगे। देखिए एक छोटा सा अनुभव बताना चाहता हूँ, ज़्यादा समय नहीं है, कि मैं भी आया था बचपन से, जीवन में मुझे कोई मेंटर नहीं मिला, कोई मार्गदर्शक नहीं मिला। सदैव जीवन में एक तपिश बनी रही, एक कष्ट बना रहा कि कोई तो होता जो मार्गदर्शन करता। बड़े अनुभवों के साथ जीवन की ठोकरें खाकर, जीवन के अनुभवों से कुछ जो सीखा, उससे यहाँ तक पहुँचे। आज सबसे बड़ी खुशी है कि हम जिन नौजवानों को कहीं आगे ले जाना चाहते हैं, उनके लिए हमारे पास मेंटर हैं, और वो भी नौजवान मेंटर हैं जिनमें एक पैशन है, उत्साह है, और वो कुछ कर गुजरना चाहते हैं। मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद सभी को। नमस्कार। धन्यवाद शुक्ला साहब। निश्चित रूप से अपने जीवन में कोई मेंटर मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, ऐसा गुरु जो सही दिशा आपको दे सके, तो निश्चित रूप से फिर आपकी सफलता बहुत करीब आ जाती है। मेहनत और प्रतिभा तो आपके साथ चलती ही है। हमारे बीच एक और हमारे साथी वक्ता मौजूद हैं, मिस्टर RP सैनी साहब। मैं RP सैनी साहब का भी स्वागत करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम के बारे में आप भी 2 शब्द कहें। और श्री RP सैनी साहब। सैनी साहब आपका माइक शायद म्यूट है। सैनी साहब अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी जी, सभी को नमस्कार। सर राजेश श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इस मंच पे इनवाइट किया। और अबू सरिया साहब तो जिनकी कल्पना से ये चल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और असल में मुझे ऐसा भी लगा जैसे किसी अनाथ बच्चे को अचानक किसी बहुत ही धनाढ्य परिवार ने गोद दे दिया। इतनी खुशी मुझे हुई, क्योंकि असल में अगर मैं खुद को थोड़ी सी भी कंपेयर करूं, अपनी तुलना करूं, मैं कहीं नहीं बैठ पाता। आप लोगों के जो आप लोगों की सलाहियत है, जो कैपेसिटीज है, उसमें मुझे लगता है कि मैं कभी पार नहीं हुआ।
संस्कृत का एक श्लोक मुझे याद आ रहा है आप लोगों को देखते हुए, देवत्वम च नृत्वम च नैवं तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो ये जितने विद्वान लोग हैं जिनकी पूजा पूरे संसार में, नाम लेने के लिए श्रीवास्तव साहब, रिजवी साहब, मोहसिन साहब और सिद्धरा जी, शुक्ला साहब, मजूमदार साहब, अबूसरिया साहब, इतने लोग हैं। पर मुझे लगता है कि मैं आपके बीच में जितनी भी मेहनत करके आपके इस मूवमेंट से जुड़ा हुआ रहूंगा, मेरे लिए वो गोल्डन पीरियड होगा। मैं अभी रिसेंटली तक मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में एज ए प्रोजेक्ट कंसल्टेंट रहा, वहां से मैं अब फ्री हुआ हूँ, लेकिन अबूसरिया साहब के सानिध्य में मैं काफी देर रहा और इसी वजह से श्रीवास्तव साहब आपको याद होगा कि आपसे भी मुलाकात हुई है और मुझे खुद को आपके बीच देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास बहुत कम शब्द हैं ये सब आपका आभार जताने के लिए, और मेरा मकसद यही है कि आप लोगों के बीच रहकर जितना मुझसे हो सकेगा आपके इस इंडेवर में मैं पूरे समर्पित भाव से आपकी सेवा करूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी साहब। सचमुच हम लोगों के भीतर यही भाव होना चाहिए कि एक अच्छा, एक पावन अगर लक्ष्य लेकर हम चले हैं तो उसमें, उस यज्ञ में हम अपनी ओर से क्या क्या आहुति दे सकते हैं वो हम जानते हैं और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। हम जो भी उसमें मदद कर सकें अपने स्तर पर, अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से, जो कुछ भी उसमें योगदान दे सकें, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो हमारा मूल लक्ष्य है वो निश्चित रूप से सफल होगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। हमारे आज के तमाम मूर्धन्य विद्वानों के बीच आज डॉक्टर ML परिहार साहब भी हमसे जुड़े हुए हैं। मैं अधिक चर्चा को लंबा न खींचकर डॉक्टर ML परिहार साहब से निवेदन करता हूं कि आप भी आज के इस कार्यक्रम के विषय में 2 शब्द कहें और हम सब लोगों का हौसला बढ़ाएं। डॉक्टर ML परिहार। परिहार साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी डॉक्टर साहब, आपका माइक म्यूट, अनम्यूट कर लें। हाँ जी जी। नमस्कार सभी को, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मनोज अबूसरिया जी को और आप सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ और ये इस बात का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने ये जो मुद्दा लिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और डॉक्टर्स की कमी पूरे संसार में है, भारत में नहीं पूरे संसार में डॉक्टर्स की कमी है और डॉक्टर्स बनाए जाने के लिए शुरुआत से हमको काम करना पड़ेगा। और जैसा कि आपने जो लक्ष्य बनाया है कि हम मतलब सही बच्चों को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में हम अपने अपने स्तर पर प्रयास करेंगे, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। इसके लिए आप सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं और जो अभी जितने वक्ताओं ने जो बातें की है वो बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवेबल चीज़ें हैं और उस पर काम करने से उसके परिणाम आसान्वित आएंगे। जैसा हम चाहते हैं ऐसे परिणाम आना संभव है। मैं इस अवसर पे एक बात बोलना चाहता हूँ कि क्योंकि जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ एज ए साइंटिस्ट, एज ए डॉक्टर, एज ए रिसर्चर, केवल एक महत्वपूर्ण बात मैं बोलना चाहता हूँ कि सभी नागरिकों को डॉक्टर बनना चाहिए। सभी, भारत का ही नहीं पूरे संसार के सारे नागरिक सामान्य स्वास्थ्य की जानकारी रखें और अपने स्वास्थ्य को सामान्य स्तर पर बनाए रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो अपने आहार विहार आचार विचार में अपनाई जानी चाहिए ताकि हम बीमारी ना हो, और बीमार नहीं होंगे तो किसी तरह की कोई भी चिकित्सा पद्धति की हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा होने पे हमें हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, हमें कोई भी दवाइयाँ नहीं खरीदनी पड़ेगी,
और किसी को हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ेगा। यदि कोई हॉस्पिटलाइज नहीं होगा तो उसके परिवार के और मित्र रिश्तेदारों को हॉस्पिटल आना जाना नहीं पड़ेगा। वो सब लोग अपने अपने कार्यस्थल पे काम कर पाएंगे। इस तरह से यदि हम शुरू में प्रयास कर सकें तो हमारा अमूल्य धन और अमूल्य समय बच सकता है, और ये बचने वाला समय और धन का उपयोग राष्ट्र निर्माण में किया जा सकता है। इस तरह से हम भारत को स्वच्छ, स्वस्थ, सशक्त और विश्व शक्तिमान भारत और विश्व गुरु के पद पर पुनः प्रतिस्थापित कर सकते हैं। यदि हम ऐसा कर सकेंगे तो जो हमारे मेडिकल डॉक्टर्स हैं, जो एलोपैथी चिकित्सा विज्ञान में है, चाहे वो आयुष में हो, चाहे दूसरे मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्हें रिसर्च करने का मौका मिलेगा। क्योंकि अभी हर डॉक्टर के ऊपर इतना लोड है कि वो रिसर्च के बारे में सोच ही नहीं सकता। तो हमें बेशक डॉक्टर्स बनाने हैं। डॉक्टर्स बनाने के लिए जो भी एजुकेशन मैथडोलॉजी पर नीट 2021 का जो टारगेट बनाया है वो बहुत ही अच्छा है। उसके साथ साथ हम उन लोगों को इसके लिए भी प्रेरित करें, हमारे संपर्क में आने वाले सभी लोगों को प्रेरित करें कि वो अपने स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से सजग रहे। क्योंकि अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत आसान है, मगर यदि एक बार हम बीमार हो गए तो चिकित्सा विज्ञान बहुत सी बार अपने आप को लाचार पाती है। कई बार ऐसा होता है कि आदमी की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक होती है, सारी जितनी भी जांचें, चाहे वो फिजिकल बॉडी की हो चाहे मेंटल बॉडी की हो, वो सब ठीक होने के बावजूद भी बीमारियों का कारण नहीं मालूम पड़ पाता है। ऐसे मेरे पास में बहुत सारे केसेज आते हैं कि उनके मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक है, मगर वो उनको बीमारी के लक्षण भी हैं और वो साइंटिफिकली प्रूवेबल भी है। ऐसे टाइम में हम उनकी बीमारी का रूट कोज निकाल करके ऐसे केसेस को भी हैंडल कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स के स्कूल लेवल एज वेल एज यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत सारे मेमोरी पावर डेवलपमेंट पे भी काम किया है। यदि हमको नीट 2021 का लक्ष्य बनाना है तो जो जितने भी आप नीट प्रिपरेशन की जो टेक्निक्स है उनके साथ साथ साइंटिफिकली प्रूवेबल मेमोरी डेवलपमेंट पे भी हमको काम करना चाहिए कि लोगों की मेमोरी इतनी शार्प हो जानी चाहिए कि वो एक बार पढ़ने पे उनको परमानेंट मेमोरी में चला जाए। उसके लिए बहुत सारी मेमोरी टेक्निक्स है, क्योंकि अभी बहुत ही अच्छे स्पीकर्स ने बहुत सारी चीज़ें बोली और अभी और भी वक्ता होंगे, तो मैं ज़्यादा समय नहीं ले करके ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे लायक कोई भी सेवा हो इस ग्रुप को लेकर के, इस ग्रुप के अलावा भी आप लोग अपने स्तर पे कहीं पे भी यदि ऐसा लगे कि मेरी सेवाओं की आवश्यकता है तो मेरी सेवाएं आप अधिकार के साथ इस्तेमाल करें। 24/7 मेरा मोबाइल आप कॉल कर सकते हैं और मुझसे सलाह मशवरा कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। और भगवान ना करे कि किसी को किसी तरह की बीमारी है, और यदि बीमारी है तो उसके समाधान के लिए बिना किसी दवा के, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि एलोपैथी साइंस काम नहीं कर, बहुत अच्छा काम कर रही है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी जहाँ पे हम अतिरिक्त रूप से काम कर सकते हैं। तो मैं अतिरिक्त रूप से काम करके ये महसूस करता हूँ कि साल के लगभग 5,000 से 8,000 पेशेंट निःशुल्क देखता हूँ। और वो ऐसे पेशेंट होते हैं जो एम्स, पीजीआई, जसलोक हॉस्पिटल या शंकर नेत्रालय, नारायण हृदयालय या फोर्टिस या अपोलो या धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल ने कुछ पेशेंट्स को जिनको रिफ्यूज़ कर दिया कि देयर इज नो फर्दर स्कोप ऑफ ट्रीटमेंट, ऐसे लोगों का हम वैज्ञानिक साइंटिफिक रूट कोज निकाल करके बिना किसी मेडिसिन के पैरेलल टू रनिंग ट्रीटमेंट काम कर पा रहे हैं और वो उनमें काफ़ी सफलता मिल रही है। तो मैं एक बार पुनः आयोजकों का और विशेष तौर से इस कार्यक्रम के सूत्रधार श्री मनोज आबूसरिया जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे अपने विचार अभिव्यक्त करने का मौका दिया, और आप सभी का साधुवाद, आप सभी को 7 कोटि नमन। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर परिहार। आपने बहुत सुंदर सुंदर विचार हमारे सामने रखे और बहुत प्रेरक बातें कही। निश्चित रूप से हमें जहाँ भी आवश्यकता होगी इस परियोजना में हम आपका सहयोग ज़रूर लेना चाहेंगे। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि किन्हीं कारणों से डॉक्टर अविनाश काकड़े और गिरीश्वर मिश्र जी संभवतः अब हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, तो इस कार्यक्रम को हम अब समापन की ओर लेकर चलते हैं। और इससे पूर्व कि हम इस कार्यक्रम का समापन करें, मैं एक बार फिर से कहूँ कि आज जिन वक्ताओं ने अपने विचार रखे, जिन हमारे मेंटर्स ने अपने विचार कहे, उन्होंने, मैं समाप्त करते हुए कहे तो 2-3 चीज़ बहुत बढ़िया बातें कही कि जीवन में केवल गुरु ही नहीं चाहिए, दिशा दिखाने वाला एक मेंटर भी चाहिए। शिक्षक ही नहीं चाहिए, एक मेंटर भी जरूर होना चाहिए। आपके पास केवल प्रतिभा ही ना हो, प्रतिभा को तराशने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए। आपके जीवन में पॉजिटिविटी होनी चाहिए और उस पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ें। आपके पास संसाधनों का सही तरह से इस्तेमाल करने का तरीका भी आपको आना चाहिए। ये सारी
हम लोगों को केवल खुद ही मुकाम हासिल नहीं करना चाहिए, उस मकाम तक ले जाने, दूसरों को भी ले जाने की प्रतिबद्धता भी हमारे भीतर होनी चाहिए। इतनी खूबसूरत बातों के साथ इस परियोजना पे बातें हुई। हम उम्मीद करते हैं ये परियोजना बहुत अच्छा आकार और स्वरूप लेगी भविष्य में, और इसमें नए नए आयाम जुड़ेंगे, नए नए मेंटर्स जुड़ेंगे, नए नए छात्र जुड़ेंगे, और जिन परिकल्पनाओं को हम लेकर आज चले हैं, जिन लक्ष्यों को सोचकर हम आज चले हैं, उससे कहीं ज़्यादा सफलता इसको मिलेगी। लेकिन इस कार्यक्रम को जो खूबसूरत आगाज़ हमारे संयोजक मनोज आबूसरिया जी ने दिया है, मनोज का अर्थ होता है जो हर किसी के मन को मोह ले। कामदेव का दूसरा नाम मनोज होता है। तो मनोज जी हमेशा ऐसे काम करते हैं, हमारे आदरणीय हैं, बड़े हैं, कि वो अपने कार्यों से निश्चित रूप से एक समाज का पूरा मन मोह लेते हैं। हर वक्त उनके भीतर कुछ इस तरह के मंथन चलता रहता है, इस तरह का समुद्र मंथन चलता रहता है कि उसमें से कोई ना कोई अंत में एक अमृत जरूर निकल कर आता है। ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आज प्रोजेक्ट सामने आया है, जिस परिकल्पना को हम सामने लाए हैं, इसका अमृत भी बहुत सारे बच्चों तक जाएगा और वो उनके जीवन को संवार सकेगा। चूंकि खूबसूरत आगाज मनोज आबूसरिया जी ने किया है, तो मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम का खूबसूरत अंजाम भी मनोज आबूसरिया जी के शब्दों से ही हो। मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री मनोज आबूसरिया को कि वे पुनः इस मंच पर आए और अपनी वाणी से इस कार्यक्रम को खूबसूरत विराम दें। श्री मनोज आबूसरिया। धन्यवाद श्रीवास्तव जी। इस काम के लिए हमारे बीच एक शख्सियत मौजूद है, श्री संत कुमार बुडानिया जी। तो आप कृपया उन्हें आमंत्रित करें। वही मेरा प्रेरणा स्रोत भी हैं और एक अच्छे मेंटोर भी हैं मेरे लिए और एक अच्छे मार्गदर्शक। आप कुछ भी उनका नाम लें, ये भूमिका वही अदा करेंगे। संत कुमार बुडानिया साहब, आपका सादर स्वागत है कि इस कार्यक्रम को अपनी वाणी से आप एक खूबसूरत अंजाम तक ले जाकर खूबसूरत अंजाम दें। श्री बुडानिया साहब। सभी महानुभावों को प्रणाम, नमस्कार, सलाम। आपने श्रीवास्तव साहब ने कहा कि मनोज जी जो मन को मोह लेते हैं, ये मन को मोह करके उसमें जो मन के विकार हैं उनको तो अलग करके और ये जो आदमी के अंदर की जो दिव्यता है उसको सामने लेके आते हैं। ये मैं आपकी बात में और जोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल जी, मैंने कहा ना, महान हस्तियों को, बहुत ही बुद्धिमान और एक हायर लेवल के लोगों से इनका संपर्क है, जिससे आज ये बात स्पष्ट हो गई। और उनके अंदर जो दिव्यता का अंश है, जो ईश्वरीय अंश है, उसको इन्होंने ढूंढ लिया और ढूंढ के सबको क्या है कि एक प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं। और ये एक परियोजना के रूप में ये एक अपने सामने ये इन्होंने मुद्दा रखा है, प्रोजेक्ट रखी है। उसके लिए मैं इनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। श्रीवास्तव साहब भी क्या है कि इसमें बिल्कुल शुरू से ही जुड़े हुए हैं, इसका संचालन कर रहे हैं, इसको मैनेज कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। और जिन विद्वान लोगों ने आज यहाँ पर अपने विचार प्रकट किए, फजील मोहसिन साहब, रिजवी साहब, सिद्रा गजाली जी और मजुमदार साहब, ओमकार नाथ जी, सैनी साहब, डॉक्टर प्रिहार साहब, सभी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। उन्होंने जो प्रेरणादायक बातें, जो भी अपने विचार प्रकट किए, उससे हम सभी लाभान्वित हुए। और इसमें जो इन्होंने आबूसरिया जी ने खुद ने भी महसूस किया और वैसे भी समाज में हम सभी लोगों को पता है कि बहुत से बच्चे जो इंटेलिजेंट तो हैं, जो कुछ बढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन उनको जानकारी, प्रॉपर जानकारी तो जिस लेवल पे, जिस समय पर उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, उनको प्रेरणा नहीं मिल पाती, उनको तकनीक, वो जो गुर जो चाहिए वो नहीं मिल पाता। कई बार संसाधनों की कमी हो जाती है। तो सही समय पर सही प्रेरणा और सही तकनीक, संसाधन, जानकारी मिलने से ही उनको आगे उनका टारगेट जो है वो अचीव हो सकता है। उसके लिए ये प्रयास वाकई बहुत सराहनीय है। ये तो निश्चित है कि इन्होंने जो फैकल्टी, जो टीम इन्होंने जो ढूंढ निकाली है, तो उससे ये इसका आधार जो है वो आधारशिला इसकी रखी जा चुकी है। और इसमें हम जैसे लोग तो क्या इसके मैनेजमेंट में या इनके संस्थाओं में थोड़ा बहुत भी हमसे जो इस
महायज्ञ में जो आहुति हम दे पाएंगे उसकी कोशिश करेंगे। बाकी अब ये निश्चित है कि इतने इस स्तर के लोगों को जब इन्होंने एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर ले आए तो इसकी सफलता तो निश्चित हो गई है। मैं पुनः सभी महानुभावों का आभार प्रकट करता हूं और कबीरदास जी की इस बात से मैं इस बात को उद्धृत करना चाहूंगा कि जो उत्तम करनी करे तो नर नारायण हो। तो ये एक जो समाज की सेवा है, जो परहित है, जो दूसरे जीव को सुखी देखने का जो भाव है, दूसरे का जो हित करने का जो भाव है, यही ईश्वर की, खुदा की, अल्लाह की ये सच्ची उपासना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद। अब सूर्य जी कार्यक्रम को समापन करें। जी राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय मैं करा दूं, आप एक अच्छे साहित्यकार हैं, एक अच्छे कवि हैं। तो मैं चाहूंगा कि समापन की इस रस्म को एक अच्छी सी कविता के रूप में आप पेश करें ताकि हम सबको प्रेरणा मिले। आज हमारे बीच डॉक्टर रिजवी, डॉक्टर फैजील, डॉक्टर सिद्रा, डॉक्टर परिहार, डॉक्टर मजूमदार, डॉक्टर शुक्ला और सैनी साहब, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ राजेश श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने मेरे एक आग्रह पर आज का ये कार्यक्रम संचालन करने का दायित्व संभाला। राजेश जी एक अच्छे कवि भी हैं, साहित्यकार के नाते मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस सुंदर महायज्ञ की आज की समाप्ति पर, आज की पूर्णाहुति पर आप दो शब्द कहें। श्री राजेश श्रीवास्तव। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अबूसरे जी। आज दूसरा विषय था, अचानक आपने मुझे कवि मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। बहुत अच्छा लगा आज सबको सुनकर और बहुत प्रेरणा मिली और खुद भी मन चाहा कि जो किसी भी तरह इस यज्ञ में शामिल होकर इसको आगे और बढ़ा सकें तो और ज़्यादा कर सकें। मैंने कभी अपनी युवावस्था में, अभी भी मैं हालांकि बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, 55 साल की उम्र है लेकिन जब मैं वास्तव में युवा था तो उस समय मैंने एक रचना अपने साथियों के लिखी थी। उसका भाव भी कुछ कुछ आज के इस सम्मेलन से मिलता जुलता है, तो इस पर चर्चा से इसलिए मैं वो 4 पंक्तियां 5 पंक्तियां आपसे कहता हूँ, उत्साह बढ़ाने वाली है कि अच्छा काटना जो चाहो बंधु तो अच्छा ही बोना होगा। हाय हाय। कि अच्छा काटना जो चाहो बंधु तो अच्छा ही बोना होगा, अन्यथा मित्र जीवन भर अपने किए पर रोना होगा। हाय हाय। अच्छा काटना जो चाहो बंधु तो अच्छा ही, जिन लोगों ने अपने माइक बंद कर रखे हैं, सर आप चाहता हूँ आप माइक खोल लें। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आपको बहुत कुछ बढ़िया। अच्छा लगे तो बताइएगा। 4-5 जी सर करेंगे कि अच्छा काटना जो चाहो बंधु तो अच्छा ही बोना होगा, अन्यथा मित्र जीवन भर अपने किए पर रोना होगा। बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। कि गल चुके हैं पाए बुजुर्गों से विरासत में मिली सीढ़ी के, गल चुके हैं पाए बुजुर्गों से विरासत में मिली सीढ़ी के, अब हमें ही संभालने हैं आखिर पतवार अपनी पीढ़ी के। बिल्कुल बिल्कुल, आज ही के हिसाब से है ये। अब हमें ही संभालने हैं आखिर पतवार अपनी पीढ़ी के, वक्त से लड़ना है दोस्त, पत्थरों पर भी सोना होगा। दोस्त पत्थरों पर भी सोना होगा, अच्छा जो काटना चाहो बंधु तो अच्छा ही बोना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिंदगी व्यवसाय नहीं है, जिंदगी व्यवसाय नहीं है जो लुटाते हो अनुबंधों पर। कॉन्टेक्स्ट, जिंदगी व्यवसाय नहीं है जो लुटाते हो अनुबंधों पर। क्या बात। तब तक ही जीवित हो बंधु हो जब तक अपने कंधों पर। वाह वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। और तुम तब तक ही जीवित हो बंधु हो जब तक अपने कंधों पर, और जैसे भी हो संभव बोझ अपना स्वयं ही ढोना होगा, अन्यथा मित्र जीवन भर अपने किए पर रोना होगा। बहुत सही, बहुत सही। अंतिम पंक्ति और पढ़ देता हूँ जी। अच्छा काटना जो चाहो तो बंधु अच्छा ही बोना होगा, अन्यथा मित्र जीवन भर अपने किए पर रोना होगा। और 4 अन्य पंक्तियां देख लें सर, जो ज्यादा
गजाली जी ने कहा था, ये लगभग वैसी ही बात है कि कुछ इस पार और कुछ बीच में खड़ी है दीवार, बाधाएं, कुछ इस पार कुछ उस पार, कुछ बीच में खड़ी है दीवार, एक कागज की नाव नदी में 1000 यात्रियों के इश्तेहार। अरे क्या बात है, क्या कुछ इस पार कुछ बीच में खड़ी है दीवार, एक कागज की नाव नदी में 1000 यात्रियों के इश्तेहार, और दूसरे जा सके पार, इसलिए पुल तुम्हें होना होगा। क्या पुल तुम्हें वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ही रोना होगा, अन्यथा मित्र जीवन भर अपने किए पर रोना होगा। और हमारे जो मेंटर्स हैं इसी पुल का काम करेंगे कि उनके कंधों पर चढ़कर हमारी नई पीढ़ी और नए लोग पार जा सकें, अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार, सलाम। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही शुक्रिया। नमस्कार सर, नमस्कार। सबका धन्यवाद। मनोज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जोड़ने के लिए। सर आपका Thank सबका you very बहुत much. बहुत आग्रह है, आपने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया, मुझे हौसला अफजाया। मेरी टीम के जो बेनायाब हीरे जो थे वो हमने आपके सामने पेश किए। अब आप लोगों का एक दायित्व बनता है कि इस मिशन को जन जन तक पहुंचाएं, इसमें जितने योग्य बच्चे हों उन बच्चों तक पहुंचाएं। आपके जान पहचान में, आपके कॉन्टेक्स्ट में जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हो, कृपया उन्हें हमसे जोड़ें। जी। ये मेंटल का जो प्रोग्राम है ये केवल और केवल 5 से 10 हजार रुपए के खर्चे पर पूरी सफलता की गारंटी के साथ आपको मिलेगा। और मुझे ये कहते हुए बहुत विश्वास है अपने ऊपर, परमात्मा के ऊपर, क्योंकि परमात्मा की कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। तो परमात्मा की दया की कृपा से मैं ये कहने की क्षमता रखता हूँ, और मैं अपनी टीम पर भरोसा रखते हुए मैं अपने सभी साथियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस महायज्ञ को हम सफल करेंगे। और इस साल का जो हमारा टारगेट वो बच्चों को मुक्त बनाने का, कृपया उसमें आप में मदद करें। हमें एक एक बच्चा भी यदि आप ढूंढ करके देंगे तो ये महायज्ञ सफल होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मनोज जी आपका भी धन्यवाद, सभी का सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जितने लोग शामिल हुए धन्यवाद। उन सबका बहुत नमस्कार साहब, नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। आया आया।